मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, जिसमें आपके सामने जो पेपर होगा आपका नाटक एवं गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उस उससे संबंधित जो पेपर होने वाला उसकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं आपके सामने। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज करा रहा हूं। उसका जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, नाटक व एकांकी में अंतर कीजिए तथा हिंदी नाटक साहित्य के विकास को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यूनिट फर्स्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाटक और एकांकी में अंतर स्पष्ट करना और हिंदी नाटक साहित्य के विकास में आपको विस्तृत रूप से वर्णन करना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या करना है, ये पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना, पहली बात तो इस पीडीएफ को। दूसरी बात यही है कि ये जो वीडियो है इसके अन्य एक पर्सन भी कराऊंगा, उसका जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर ये अन्य वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सारे चैप्टर का सोल्यूशन, प्रश्नों का सोल्यूशन यहीं पर देखने को मिलने वाला आपको। तो अब शुरू करते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। नाटक और एकांकी दोनों ही दृश्य काव्य की आपके सामने विधाएं होती है, परंतु किंतु इसमें कुछ मौलिक अंतर है। मतलब नाटक आपने देखा होगा बचपन में स्कूल में, किसी को आपके सामने क्या बना दिया जाता था, किसी को गांधी जी बना दिया जाता था, किसी के उनके बंदर बना दिए जाते थे, है ना, और किसी की आंखें बंद करके उसके माध्यम से संदेश दिया जाता था। ग्रामीण परिवेश में का अगर कोई नाटक होता था तो वो भी, अगर आपको याद नहीं है तो रामलीला देखी होगी आपने कहीं ना कहीं, तो रामलीला भी नाटक का ही आपके सामने हिस्सा है। तो उसी तरीके से आपके सामने एकांकी भी होती है। एकांकी में भी यही सब चीजें देखने को मिलती हैं। दोनों ही दृश्य काव्य हैं। दृश्य काव्य क्या है, जिसमें आपके सामने देखने के माध्यम से आपको काव्य की विवेचनाओं के बारे में पता चलता है कि इस काव्य में क्या हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा आपको, जब वो दर्शन करते हो आप, सारी जो घटनाएं आपके सामने आंखों के सामने घटित होती हैं और उन सब चीजों को जब आप देखते हो तब आपको पता चलता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के काव्य को दृश्य काव्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोई भी चीज है भाई, उनका अलग अलग नाम रखा गया है तो कुछ ना कुछ छोटे मोटे अंतर तो देखने को मिलते हैं। अब वही देखेंगे कि उन दोनों में क्या मुख्य अंतर देखने को मिलता है। पहला अंतर है अवधि और विस्तार। नाटक विस्तृत रूप से होता है। नाटक को अगर अपन विस्तार रूप से समझें तो नाटक बहुत बड़ा होता है। रामलीला कम से कम 5 से 10 दिन चलती है, आपके सामने चलती है ना। उसके कई अंक व दृश्य होते हैं अलग अलग से, जो भगवान श्री राम के बचपन का दर्शन है, फिर वो युवा अवस्था का में, फिर उनको जंगल में भेज दिया जाता है, फिर वो माता सीता के लिए वो रावण से युद्ध करते हैं। अलग अलग प्रकार के जो नाटक मैंने बताया है, इस प्रकार से उनके कई अंक व कई दृश्य होते हैं। इसका प्रदर्शन घंटों चलता रहता है। रामायण तो एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, इसलिए उनका कई दिनों तक चलता रहता है। लेकिन मुख्यतः आपके सामने नाटक होते हैं, वो कई घंटों से 2 से 3 घंटों तक आपके सामने मुख्यतः चलते रहते हैं। एकांकी को जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक ही अंक होता है उसमें, और जिसका प्रदर्शन 3 घंटे से 30 मिनट से आपके सामने 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। क्या होता है आपके सामने एकांकी, वो क्या होती है आपके सामने, एक ही अंक होता है उसके अंदर, और जिसका प्रदर्शन आपका क्या होता है 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में खत्म हो जाता है। मतलब बहुत जल्दी चीजें निपट जाती हैं आपके सामने। समझ में आ गया। एक ही दृश्य है, जैसे कि आपके सामने भगवान श्री राम है और उनके पिता दशरथ है, उनके बीच में जो उनको वनवास देने का जो आपके सामने क्या चल रहा है, पूरा एक, बस वही एक एक ही आपके सामने दृश्य दिखाया जाएगा, तो उसको अपन एकांकी के नाम से बोल सकते हैं। समझ में आ गया। छोटा प्रारूप होता है जहां पे आपके सामने एक ही दृश्य को दिखाया जाता है। अगले वाला पॉइंट है कथानक। नाटक का कथानक विशाल, जटिल व कई उप कथानकों से युक्त होता है। अगर अपन विस्तार से पढ़े आपके सामने कथानकों की बात करें तो नाटक का जो कथानक होते हैं, जो नाटक होते हैं उसके जो कथानक होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, जटिल व कई उप कथानकों से युक्त होता है। जिसमें नाटक के जो कथानक होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के आपके सामने उसमें कई लोग देखने को मिलते हैं, उप कथानक भी देखने को मिलते हैं। मतलब आपके सामने उसमें कुछ और भी पात्र देखने को मिलते हैं। इसमें जीवन के कई पहलुओं को दिखाया जाता है, और इसमें क्या दिखाया जाता है, जीवन की अलग अलग घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है। जहां पर एकांकी का जो कथानक वो संक्षिप्त होता है, तो 30 से आपके सामने 1 घंटे के बीच की चीजें चलेंगी, तो संक्षिप्त में छोटे प्रारूप में आपको चीजों को दिखाया जाता है और केंद्रित और जीवन की किसी एक घटना और समस्या को उसमें दिखाया जाता है। एकांकी में क्या होता है, एक ही पात्र होता है, एक ही पात्र होता है, उसी के जीवन के ऊपर बताया जाता है,
और उसको क्या किया जाता है, उसकी एक ही घटना को दिखाया जाता है। ऐसे समझ लो भगवान श्री राम और दशरथ के बीच में कोई घटना है, उसको दिखाया जा रहा है, तो दोनों के बीच की वार्तालाप उसको दिखाया गया है। नाटक है पूरा जिसमें भगवान श्री राम है, हनुमान जी हैं, जिसमें माता सीता है, लक्ष्मण है, दशरथ है, सब हैं, जितने पात्र हैं। समझ में आ गया? पात्र खुद है और आपके सामने उपकथानक भी है उसके साथ। समझ में आ गया? तो जितने हैं सभी के बीच में उनके जीवन की अलग अलग घटनाओं के बारे में दिखाया जाता है। समझ में आ गया? ऐसे भी नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लो कि एकांक की फिल्म होती है और नाटक वेब सीरीज होता है। वेब सीरीज आपके सामने जिसमें कई कई एक्टर होते हैं आपके सामने, और कई मतलब 7 से 8 एपिसोड होते हैं आपके सामने। फिल्म में एक एक्टर होता है और उसी के आसपास पूरी स्टोरी चलती रहती है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, नाटक के पात्रों की संख्या अधिक होती है। पात्र कितने होते हैं नाटक में? अगर अपन बात करें, पात्रों की संख्या अधिक होती है, उनके चरित्र का विकास विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। क्या होता है, नाटक में जो पात्र होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिलती है। उनका चरित्र है उसका विकास भी बहुत व्यापक स्तर पे होता है, बहुत बड़े स्तर पे देखने को मिलता है आपके सामने। एकांकी की बात करें, एकांकी में पात्र सीमित होते हैं। जो एकांकी होती है वहां पर पात्र सीमित देखने को मिलते हैं। उनका चरित्र उद्घाटन संक्षिप्त व प्रभावी होता है। तो नाटकों में जो पात्रों की संख्या है वो सीमित देखने को मिलती है, आपके सामने ज्यादा नहीं होते हैं। चरित्र का विस्तार भी विस्तृत रूप से होता है आपके सामने। बहुत ज्यादा नाटक हैं, बहुत ज्यादा पात्र हैं, तो उतना ही ज्यादा उनके बारे में बताया जाएगा। वेब सीरीज में आपके सामने हर करेक्टर है, हर एक्टर के लाइफ के बारे में बताया जाता है। मुख्य पात्र के अलावा भी जितने होते हैं उनके जीवन के बारे में बताया जाता है। फिल्म में क्या होता है, आपके सामने एक ही पात्र होता है, उसी के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया? तो एकांकी में एक पात्र, एक सीमित पात्र, उसी के बारे में आसपास घटना घटेगी। नाटक में अनेक प्रकार के पात्र, उनके बारे में भी बताया जाएगा आपको विस्तृत रूप से। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, संघर्ष। नाटक में अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं, आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार के दिखाए जाते हैं। नाटक की बात करें तो नाटक में आपको अनेक प्रकार के संघर्ष देखने को मिलेंगे। कोई व्यक्ति उसके जीवन के आंतरिक संघर्ष और बाहरी संघर्ष, दोनों प्रकार के संघर्ष देखने को मिलते हैं। एकांकी में संघर्ष कोई एक बिंदु पर केंद्रित होता है। जहाँ पे एकांकी होती है वहां पर संघर्ष किसके बीच में दिखाया जाता है, कोई एक व्यक्ति उसके जीवन के ऊपर जो संघर्ष है उसको विस्तारित रूप से दिखाया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? नाटक के अनेक प्रकार के संघर्ष को दिखाया जाएगा, एकांकी में एक ही व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को विस्तार से दिखाया जाता है। उद्देश्य की बात करें आपके सामने, नाटक है, नाटक का उद्देश्य जीवन की समग्रता को दिखाना होता है। नाटक क्या दिखाता है भाई, जीवन में जितनी जटिलता है, जितनी विविधता है, जितनी आपके सामने समग्रता, मतलब बहुत बड़ा जीवन है, उसको कैसे कैसे वो घट सकता है उसके विस्तृत रूप से दिखाया जाता है। मतलब बड़ा होता है तो नाटक बड़ा होता है तो भाई टाइम तो लगेगा और ज्यादा चीजें दिखा सकते हो आप। तो वही चीज है जैसे हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर वास्तविक रूप से नाटक में दिखाई जा सकते हैं। जबकि एकांकी का लक्ष्य किसी एक विचार या भावना को तीक्ष्णता में प्रस्तुत करना होता है। जबकि एकांकी का क्या लक्ष्य है, वो कोई विचार है या कोई भावना है उसको संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना उसका लक्ष्य होता है, उसी को वो संक्षिप्त में प्रस्तुत कर देगी आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने? अब आपके सामने बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने जो मतलब अगला ही पॉइंट है इसका, हिंदी नाटक साहित्य का किस तरीके से विकास हुआ। तो ये दोनों प्रश्न यहीं पे करवा रहा हूं आपको मैं। कैसे विकास हुआ? हिंदी नाट्य साहित्य का विकास भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व संस्कृत नाटक व लोक नाटक परंपराओं से प्रभावित था। भाई ऐसे तो है नहीं कि नाटक पहले से नहीं चले आ रहे थे, नाटक पहले भी चलते थे, लेकिन उसका आधुनिक स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। समझ में आ गया? उन्होंने भारतीय हिंदी नाटक कला है उसको संस्कृत में जो नाटक व लोक नाटक देखने को मिलते थे उन्हीं से उन्हीं को उठाया और उन्हीं से उन्हीं को लेना शुरू किया। भारतेंदु युग लगभग आपके सामने 1850 से लेकर 1900 को हिंदी के नाटक का जनक काल कहा जाता है। भारतेंदु युग है वो 1850 से लेकर 1900 के बीच में भारतीय हिंदी नाटक कला के जनक माना जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उनका युग कब रहा? 1850 से लेकर 1900 के बीच में इन्होंने भारतीय नाटकों के बारे में लिखा, भारतीय नाटक कला के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा। भारतेंदु के द्वारा अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे गए जिसमें अंधेरी नगरी, भारत की दुर्दशा जैसे जो नाटक लिखकर उन्होंने राष्ट्रीयता, समाज सुधार व यथार्थवाद की नींव रखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सामने अलग अलग प्रकार के आपने क्या लिखे, नाटक लिखे, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा नाटक था? अंधेरी नगरी, भारत की दुर्दशा,
जैसे नाटक उनके द्वारा लिखे गए, जिसमें भारत के अंदर किस तरीके से आपके सामने समाज है उसमें अलग अलग प्रकार की जो त्रुटियां पाई जाती हैं, समाज में कैसे सुधार की जरूरत है, समाज में कैसी वास्तविकता की जरूरत है, किस तरीके से हमारे भारतीय राष्ट्र को राष्ट्रीयता की जरूरत है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। तो आपको क्या पता चला, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ने किसके बारे में लिखा, नाटकों में भी इन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है, आपके सामने इन्होंने जो राष्ट्रवाद के ऊपर चीजों को लिखा है, समाज और सुधार के ऊपर इन्होंने लिखने का कार्य किया है। अगला जो युग आता है वो द्विवेदी युग आता है 1900 से लेकर 1918 में। इन्होंने पौराणिक व ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। द्विवेदी युग आता है आपके सामने, द्विवेदी जी के द्वारा 1900 से लेकर 1918 तक इन्होंने क्या किया, पौराणिक जैसे महाभारत हो गई, गीता का रामायण हो गई, जो गीता है, इन जैसे जो आपके सामने जो नाटक होते हैं, और भी जो पुराने नाटक है, जो पुराने ऐतिहासिक जो हमारे नाटक है, उनके ऊपर लिखा गया द्विवेदी के द्वारा। उन्होंने आदर्शवाद की प्रधानता थी। इनके जो नाटकों के अंदर आपको किस चीज के बारे में लिखा गया, आदर्शवाद के बारे में बताया। आदर्शवाद मतलब नैतिकता से, कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, नैतिकता से जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया था। समझ में आया, क्योंकि भाई पुरानी चीजें उसमें किसमें बात होती है, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारी जो सामाजिक विवेचनाएं हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो यही चीज आपके सामने द्विवेदी युग के नाटकों में भी देखने को मिलती है। इस काल में नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण प्रबल रहा। तो इस काल में जो नाटक थे, इनमें सुधारवादी जो दृष्टिकोण है वो देखने को मिलता है कि समाज में किस तरीके से सुधार की जरूरत है। इस प्रकार का जो सुधारवादी दृष्टिकोण है वो आपके सामने प्रबल रूप से देखने को मिलता है। फिर आपके सामने अगला युग दिखाई देता है, वो कौन सा दिखाई देता है, जयशंकर प्रसाद का जो युग है वो देखने को मिलता है। इन्होंने 1918 से लेकर 1937 तक इन्होंने नाटकों के बारे में लिखना शुरू किया। इनके आगमन से आपके सामने हिंदी नाट्य साहित्य का श्रवण काल है। मतलब जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने आपके सामने हिंदी नाटकों को इतना एक सर्वोच्च स्तर पर लेकर चले गए। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए वो विश्व विख्यात हुए, पूरे भारतवर्ष में फैले। इसीलिए इनको नाटक साहित्य का क्या कहा जाता है, श्रवण काल कहा जाता है उस युग को। इस काल में इनके द्वारा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त व ध्रुव स्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटक लिखे। तो इन्होंने इस काल में आपके सामने अलग अलग प्रकार के नाटक, जैसे कि चंद्रगुप्त के ऊपर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे जो ऐतिहासिक नाटक है वो इनके द्वारा लिखे गए। इन्होंने जो हमारी संस्कृति है उसको गौरवान्वित करने का प्रयास किया, राष्ट्रीय चेतना पर चीजें लिखी और मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद पर चीजें लिखने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने जो हमारी साहित्य है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, स्कंदगुप्त हैं, ये जो हमारे जो पुराने जो राजा है, इनके ऊपर इन्होंने लिखा, जिससे हमारी संस्कृति का जो गौरव था उस समय का, उसके बारे में हमें पता चलता, कैसे हमारे राष्ट्रीय जो चेतना है उसके बारे में पता चलता है। और इन्होंने कुछ साहित्य मानसिक अंतर्द्वंद के ऊपर भी लिखा था। नाटक, प्रसाद के नाटक रंगमंच कठिनाइयों के बावजूद साहित्य गरिमा की श्रेष्ठता है। अगर अपन जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अगर अपन अच्छे से देखें, विस्तार से समझें, तो इनके जो नाटक है इनमें काफी बार साहित्यिक कठिनाइयां देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या है, इनका साहित्य गरिमा से पूर्ण है। इनका साहित्य कैसे देखने को मिलता है, गरिमाओं से भरा हुआ है। अब अगला काल निकल के आता है आपके सामने प्रसादोत्तर युग। जो आपके सामने जयशंकर प्रसाद के बाद में का जो युग है उसमें क्या देखने को मिलता है, इनके बाद के जो नाटक है वो यथार्थवादी व सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। इनके बाद इन्होंने जो नाटक लिखे वो हमारे समाज को वास्तविकता बताते हैं, सामाजिक सरोकारों के बारे में बताते हैं। इसके अंदर आपके सामने अलग अलग प्रकार के नाटककार देखने को मिले, जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन रोकेश, धर्मवीर भारती व सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों के रंगमंच की दृष्टि से अधिक सफल नाटक लिखे। इसमें अलग अलग नाटककार देखने को मिले, जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल है वो प्रमुख है, मोहन राकेश है उनके द्वारा नाटकों को लिखा गया, भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककार हैं वो प्रमुख वो नाटककार रहे जिनके द्वारा साहित्य को लिखा गया। सबसे बड़े जो अगर इनके बाद में अगर कोई जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ वो थे मोहन राकेश। मोहन राकेश के द्वारा आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस आपके सामने जो आधुनिक बौद्ध व अस्तित्ववाद का जो प्रश्न लिखा है, इन्होंने यह जो आपके सामने मोहन राकेश के द्वारा आषाढ़ के दिन लहरों के राजहंस नामक जो आपके सामने इन्होंने जो साहित्य की रचना की, इसमें इन्होंने
आज के समय का जो आधुनिक साहित्य है, आधुनिक जो समाज है, इसके ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया। एकांकी विधा को भी इन्होंने, एकांकी जो विधा है इसको भी इस काल में तेजी से विकास हुआ, और इसी समाज में नाटक का विकास हुआ, तो इसी के साथ एकांकी का विकास हो गया। क्यों? नाटक बड़े होते थे, उनका छोटा छोटा प्रारूप एकांकी भी देखने को मिलता था। तो इसी काल से जो आपके सामने एकांकी है उसका तेजी से विकास देखने को मिलता है, जिसमें राजकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क आदि प्रमुख थे। जिसमें कौन? राजकुमार वर्मा हो गए, उपेंद्र नाथ अस्क जैसे जो प्रमुख कलाकार देखने को मिलते हैं, प्रमुख साहित्यकार देखने को मिलते हैं। आधुनिक नाटक अब समकालीन समस्याओं, विडंबना व मानवीय संबंधों की जटिलता को देखने को मिला है। जैसा कि आप जानते हो, साहित्य आपके हमारे जो समाज है उसके अंदर जो चीजें देखने को मिलती है उसी से संबंधित देखने को मिलता है आपको साहित्य। तो आज के समय जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, बेरोजगारी, गरीबी, आपके सामने आधुनिकीकरण हो गया, शहरीकरण हो गया, मानवीय रिश्तों में जो आपके सामने अब जटिलताएं देखने को मिलती हैं, उसके ऊपर अब जो वर्तमान समय के जो नाटक है वो ज्यादा जोर देते हैं। पहले वाले नाटकों में आपके सामने लगभग चीजें आपके सामने देखने को मिलती थी, पुराने काल की, पौराणिक साहित्य देखने को मिलता था। अब देखने को मिलते हैं आपको समकालीन जो इस समय के समाज की चीजें हैं। समझ में आ गया? तो दो प्रश्न यहाँ से आपके अच्छे से क्लियर हो गए हैं, नाटक व एकांकी में अंतर और भारतीय हिंदी नाटक साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको अपन ने विस्तार से पढ़ लिया। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए 4 सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, नाटक व गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित, उसके बारे में अपन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं आपके सामने। तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। इसके अलावा भी मैंने और जो वीडियो करवा रखे हैं वो आपके सामने प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। समझ में आ गया? पीडीएफ टेलीग्राम पे फ्री में मिलेगी, जरूर से वहां से जाकर इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ लेना। यही प्रश्न पेपर में भी देखने को मिलेंगे आपके सामने। वहां पर व्याख्या करवा रखी है मैंने, प्रश्न करवा रखे, सारी चीजें सारी उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त कमल नाटक का मुख्य कथानक व उसका संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो जो रक्त कमल नाटक है उसमें उसका जो रक्त कमल नाटक में उसके मुख्य कथानक कौन है और उसके द्वारा क्या संदेश दिया गया, उसके बारे में विस्तार से बताना आपके सामने। समझ में आ गया? प्रश्न का जो ये प्रश्न है ये ऐसा कैसा देखने को मिलेगा, बस इसकी शब्दावली बदल के आएगी। समझ में आ गया? इसके मुख्य पात्र की जो काव्य विशेषताओं के बारे में पूछ लेंगे या उसके विशेषताओं के बारे में पूछ लेंगे। इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले वाला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा नाटक जो लिखा गया रक्त कमल एक पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित होकर भी समकालीन मानव के मन के द्वंद्वों व सामाजिक विसंगतियों को उजागर करता है। लक्ष्मी नारायण लाल का जो नाटक है रक्त कमल, वो पौराणिक पृष्ठभूमि से, मतलब जो पुराने जो हमारा जो साहित्य हुआ करता था उससे संबंधित ये देखने को मिलता है। लेकिन यह पौराणिक होते हुए भी, पुरानी जो घटनाओं पर आधारित होते हुए भी, आज के समय का जो इंसान है उसके मन में जो अलग अलग प्रकार के जो द्वंद्व देखने को मिलते हैं, समाज में तो हमारे अलग अलग प्रकार की विसंगतियां, कमियां देखने को मिलती है, उसको उजागर करने का कार्य करता है। इसका जो आपके सामने इसका मुख्य कथानक कौन है, राजा पुरुषोत्तम। इसका मुख्य कथानक कौन देखने को मिलता है, राजा पुरुषोत्तम देखने को मिलता है। और उनकी अपनी रानियों के बीच में किस प्रकार के संबंध है उसके बारे में ये चीज देखने को मिलती है। समझ में आ गया? कौन है इसका मुख्य पात्र, राजा पुरुषोत्तम, और उनकी जो रानियां हैं उनके बीच में उनका कैसा संबंध है, ये सब देखने को मिलता है। राज सत्ता के लालच में पुरुषवादी अहंकार व अंततः आत्मबोध की यात्रा पर केंद्रित है। इसमें क्या बताया गया है, कैसे जो राजा पुरुषोत्तम है वो आपके सामने अपनी रानियों से उसके कैसे संबंध है, उसके जो वो कैसे सत्ता के लालच में, मतलब सत्ता के लालच में लिप्त रहता है, और उसका जो अहंकार है उसको कितने स्तर तक गिराता है, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी आत्मबोध, मतलब इंसान को आत्मा का ज्ञान होने तक का इसमें बताया गया, आत्मज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया है चीजों को। मुख्य कथानक की बात करें आपके सामने, नाटक की कहानी है राजा पुरुषोत्तम, उसकी दो पत्नियां रानी इरावती और रानी नंदिनी है, उसके इर्द गिर्द घूमती है आपके सामने। जो है नाटक देखने को मिलता है आपके सामने रक्त कमल, वो कहानी आपके किसके बीच में है, राजा पुरुषोत्तम है और उसकी दो रानियां हैं, रानी इरावती और रानी नंदिनी है। उसके आसपास उनकी जो कहानी है वो आपस में चलती रहती है, जिसमें राजा पुरुषोत्तम की बात की गई है और उसकी जो दो रानियां रानी इरावती व रानी नंदिनी है उसके इर्द गिर्द ये कहानियां घूमती रहती है।
जहां पर आपके सामने राजा पुरुषोत्तम एक शक्तिशाली, अहंकारी व स्वार्थी शासक दिखाई देता है। जो इसमें आपके सामने जो राजा पुरुषोत्तम है वो किस प्रकार का राजा है? एक शक्तिशाली राजा है, अहंकारी और स्वार्थी शासक है। मतलब जो खुद कैसा है? शक्तिशाली है। शक्तिशाली तो है लेकिन उसको अपनी शक्तियों पर अहंकार है। और स्वार्थी शासक है जो अपने बारे में ज्यादातर चीजें सोचता है। जो अपनी रा जो अपनी रानियों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता है और वो अपनी रानियों को बताता है कि भाई मैं जो एक सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, इतना शक्तिशाली राजा हूँ, मैंने इतना आपके सामने साम्राज्य जीत रखा है, तो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। वह पुरुष सत्ता के प्रतीक के रूप में अपनी इच्छाओं को अहम बताता है, जिसमें वो क्या कहता है? जो राजा पुरुषोत्तम के माध्यम से इस कहानी में ये दिखाया गया है कि कैसे पुरुष सत्तात्मक जो समाज होता है, जब पे पुरुष की प्रधानता होती है, पुरुष को मुखिया माना जाता है, वो किस तरीके से महिलाओं पे अपनी क्या दिखाता है? अपना अधिकार दिखाने का प्रयास करता है। इसी के बारे में रक्त कमल नाटक में बताया गया है। जो अपनी इच्छाओं और प्राथमिकता को अहम देता है, वो अपनी रानियों के बजाय जो आपके सामने जो खुद की इच्छाएं होती हैं और जो उसकी खुद का अहम है, जो अहंकार है, उसको वो ज्यादा महत्व देता हुआ दिखाई देता है। इरावती एक सशक्त व विद्रोही नारी है। उसकी जो रानी है, रानी इरावती है, वो एक सशक्त व विद्रोही नारी है। वो और महिलाओं जैसी नहीं है, वो बिल्कुल आपके सामने खुद पर आत्मनिर्भर और विद्रोही करने वाली नारियों में से है, जो पुरुषोत्तम के अहंकार को चुनौती देती है। और वो क्या करती है? जो पुरुषोत्तम है, जो राजा पुरुषोत्तम है, जो अहंकार में डूब चुका है, उसको पूरी की पूरी क्या देती है? अहंकार देने का कार्य करती है और अपनी पहचान व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है। साथ के साथ क्या कहती है कि भाई मुझे राजा पुरुषोत्तम के साथ नहीं रहना है, मुझे खुद के एक स्वतंत्र जीवन जीना है, मुझे खुद की पहचान बनानी है, उसके लिए वो कार्य करता है। नंदिनी दूसरी ओर शांत और आपके सामने पारंपरिक है। उसकी रानी इरावती है, वो विद्रोही स्वभाव की है, और रानी नंदिनी वो कैसी? शांत और पारंपरिक पुराने समाज की जैसी महिला है। तो यहाँ पर राजा पुरुषोत्तम के माध्यम से लक्ष्मी नारायण लाल क्या समझाना चाहते हैं कि समाज में पुरुषोत्तम जो हमारा एक समाज है, जहाँ पे राजा पुरुषोत्तम के माध्यम से वो पुरुष प्रधान समाज के पुरुषों की कहानी के बारे में बताते हैं, और रानी इरावती के माध्यम से समाज में उन महिलाओं के बारे में बताते हैं जो महिलाएं हैं, जो पुरुषों के अधीनता को स्वीकार नहीं करके आपके सामने खुद की एक स्वतंत्र पहचान बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी रानी नंदिनी के माध्यम से लक्ष्मी नारायण लाल ये बताना चाहते हैं कि समाज में ऐसी महिलाएं भी होती है जो शांत स्वभाव की होती है और पारंपरिक तरीके से चलती हैं, उनके बारे में बताया गया है। जो पुरुषोत्तम को आकर्षित कर लिया, और उसका व्यवहार क्या करता है? पुरुषोत्तम को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, लेकिन वह भी अंततः उसकी पुरुषवादी सोच से आहत होती है। वो उसके तरफ आकर्षित तो रहती है, वो उससे प्रभावित तो रहती है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से वो सिर्फ पुरुषवादी सोच की बात करता है, तो वो उससे क्या रहते हैं? वो उससे आहत तो होती है। नाटक एक ऋषि पात्र भी है। नाटक में क्या है? एक ऋषि का पात्र भी देखने को मिलता है, जो सत्य व नैतिकता का प्रतीक है। जहां पर क्या देखने को मिलता है? एक ऋषि को भी दिखाया गया है, एक साधु संत व्यक्तित्व को भी दिखाया गया है, जो सत्य व नैतिकता के रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है। नाटक विभिन्न दृश्यों में इन पात्रों के बीच में मानसिक व भावनात्मक संघर्ष दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है? ये जो नाटक है, इसमें अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति उसके बीच में मानसिकता में और भावनाओं में किस प्रकार का संघर्ष दिखाई देता है, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जहां पुरुषोत्तम अपने अहम और रानियों को अपनी गरिमाओं के लिए जूझता है, जहां पर क्या पुरुषोत्तम है वो अपने अहंकार के लिए, और अपनी रानियां है वो अपनी गरिमा के लिए जूझती है। मतलब पुरुषोत्तम है वो अपने अहंकार को महत्व देता है, और जो उसकी रानियां वो अपनी स्वतंत्र पहचान को क्या देती हैं? महत्व देती हैं, और दोनों के बीच में इसी के बीच के चलते संघर्ष होता है। पुरुषोत्तम को अपने अहंकार और गलतियों का बोध होता है। पुरुषोत्तम है उसको अपने अहंकार और जो गलतियां हैं उसके लिए बोध होता है, और रक्त कमल के माध्यम से त्याग व समर्पण का महत्व समझ में आता है। और उसको क्या समझ में आता है? रक्त कमल के माध्यम से वो त्याग और समर्पण की चीजों को समझ पाते हैं। जो रक्त कमल है उसके त्याग व समर्पण को समझ पाते हैं। मुख्य संदेश की बात करें, रक्त कमल एक केंद्रीय संदेश है जिसमें पुरुषवादी अहंकार, सत्ता के दुरुपयोग व मानवीय संबंधों के संवादहीनता के दुष्परिणामों को उजागर किया गया है। क्या दिखाया गया है? रक्त कमल एक प्रकार का कैसा है? केंद्रीय संदेश देखने को मिलता है, जहां पर एक केंद्रीय विचारधारा देखने को मिलती है, जहां पर पुरुषवादी अहंकार देखने को मिलता है, जहां पर कोई पुरुष होते हैं, पुरुषवादक जो पुरुषवादी समाज होता है, वहां पे जो अहंकार, जो पुरुषों के द्वारा जो अहंकार देखने को मिलता है, कैसे वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और मानवीय संबंधों के प्रति क्या होते हैं? वो उतने ज्यादा सजग नहीं रहते हैं, उतने ज्यादा आपके सामने कठोर व्यवहार दिखाई देता है।
नाटक आपके सामने यह दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति अहंकार के दमन में नहीं बल्कि प्रेम, त्याग व समर्पण में है। ये आपके सामने नाटक क्या दिखाता है कि वास्तविक शक्ति, कोई आदमी कितना शक्तिशाली है, ये उसके अहंकार में नहीं है, ये किसमें, आप कितना चीजों को त्याग कर सकते हो, कितना चीजों के प्रति समर्पित रह सकते हो, कितना आप चीजों को प्रेम से जीवन जी सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। इसी में सारी चीजों के बारे में बताया गया है। यही नारी अस्मिता और गरिमा को स्थापित करने का संदेश देता है। और यही चीज क्या देती है, नारी अस्मिता है और उसकी गरिमा को बताने का प्रयास करती है। जहां स्त्री केवल आपके सामने भोग्य या अधीनस्थ नहीं है, जहाँ पे स्त्री सिर्फ आपके सामने पुरुष की अधीन रहने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वो भी क्या है, उसके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, उसके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है। नाटक आपके सामने यह भी अंकित करता है कि आत्मबोध व नैतिक मूल्यों के बीच मूल्यों को अपनाकर ही व्यक्ति सच्चा जीवन में सच्चा संतोष और शांति प्राप्त कर सकता है। नाटक हमें क्या बताता है, कोई भी आदमी है जो संस्कारों को अपनाकर, नैतिकता को अपनाकर, प्रेम, त्याग और जो संघर्ष को अपने जीवन में सहजता से स्वीकार करता है, वही व्यक्ति है जीवन को संतोष से अच्छा जीवन जी पाता है। रक्त कमल यहाँ पर आपके सामने समर्पण व त्याग का प्रतीक बनकर आता है, जहां पर क्या दिखाया जाता है, रक्त कमल जो नाटक है वो आपके सामने त्याग और समर्पण के प्रतीक के रूप में उसको बताया गया है, जो अंततः राजा व उसके आंतरिक संघर्ष से मुक्ति दिलाता है। जो आपके सामने क्या दिखाता है, जो आपके सामने राजा है उसका आंतरिक संघर्ष से मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। और लास्ट में क्या दिखाया जाता है, समर्पण और त्याग के महत्व को इस जो आपके सामने नाटक में बताया गया है, जो क्या दिखाता है कि कोई भी अहंकारी व्यक्ति है वो जब अहंकार को त्याग करता है तब राजा पुरुषोत्तम को जीवन में सच्चे वास्तविकता में अपनी शक्ति का महसूस होता है, और जो आंतरिक संघर्ष और आंतरिक द्वंद से गुजरता है उसे मुक्ति मिलती है। यह नाटक आपके सामने पौराणिक संदर्भों के माध्यम से आधुनिक समाज में व्याप्त स्त्री पुरुषों के संबंधों की जटिलता व सत्ता के दुरुपयोग को दिखाने का प्रयास करता है। तो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये इस कहानी में आपके सामने पौराणिक नाटक में पौराणिक जो पात्रों को तो लिया गया है, लेकिन ये दिखाते किसको है, आधुनिक समाज की वास्तविकता को दिखाते हैं, जहां पर कोई स्त्री पुरुष के बीच में कैसे संबंध होते हैं और कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, उसके बारे में इन सब चीजों को दिखाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। रक्त कमल जो नाटक है उसके मुख्य कथानक और उसके द्वारा जो स्पष्ट संदेश है उसके बारे में आपको चीजों को पता चल गया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। वीडियो को धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपकी जो पेपर होने वाला है BA 4th सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का नाटक एवं गद्य की अन्य विधाओं से संबंधित जो पेपर होने वाला है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है इसके आपके सामने। इसमें यूनिट 3 है, उसका जो प्रश्न है, राजकुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग का केंद्रीय विचार को स्पष्ट कीजिए। तो राजकुमार वर्मा के द्वारा एकांकी उत्सर्ग जो लिखा गया है उसका जो केंद्रीय विचार क्या है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। जो मैं PDF पढ़ाऊंगा ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ अन्य वीडियो भी मैंने अन्य क्लासेस पहले से ले रखे हैं, उनका लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जरूर से प्लेलिस्ट को जाकर देख लेना। आप शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है राजकुमार वर्मा की एकांकी उत्सर्ग का केंद्रीय विचार क्या है। राजकुमार वर्मा ने अपनी एकांकी उत्सर्ग के केंद्रीय विचार प्रेम व कर्तव्य के बीच में द्वंद्व तथा कर्तव्य के अंतिम विजय को दिखाया है। राजकुमार वर्मा के द्वारा जो एकांकी लिखी गई उत्सर्ग है उसमें जो केंद्रीय विचार क्या देखने को मिलता है, प्रेम और कर्तव्य के बीच का द्वंद्व। जहां पर प्रेम और जो कर्तव्य है उसके बीच में जो द्वंद्व देखने को मिलता है उसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है, और जिसमें किसकी अंतिम रूप से विजय होती है, आपके सामने द्वंद्व और कर्तव्य उसकी अंतिम विजय दिखाई देती है। ये एकांकी भारतीय संस्कृति उस आदर्श को प्रस्तुत करता है, मतलब ये हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है, उसके उस आदर्श के बारे में बताता है जहां व्यक्तिगत भावनाओं का और सुख भोग गौण हो जाता है और राष्ट्र समाज या उस तरह आदर्श के प्रति उत्सर्ग ही सर्वप्रिय माना जाता है। मतलब इस उस चीज के बारे में बताता है कि भाई इंसान की जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, सुख दुख होते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो आपके व्यक्तिगत सुख दुख किससे जुड़ जाते हैं, राष्ट्र से,
समाज से और समाज के उच्च जो आदर्श होते हैं उसके प्रति आपके जो सुख दुख जुड़ जाते हैं। जैसे एक आर्मी में लगा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके लिए वो खुद कष्ट में रहकर किसको सुरक्षित करता है? आपके सामने पूरे राष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित करता है। तो उस प्रकार के जो आदर्श हैं उसके बारे में बात किया गया है, जहां पे कोई व्यक्ति है जिसकी खुद की भावनाएं हैं, उसका कोई महत्व नहीं है, वो गौण है, शून्य है, जूर्य है, वो किस में मिल चुके हैं? वो राष्ट्र में, समाज के जो उच्चतर आदर्श आदर्श हैं उसमें वो सब जाकर मिल चुकी हैं। उसके प्रति वो सर्वोपरि है, उसमें वो जाकर चीजें मिल चुकी हैं। एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? राजमाता और युवराज के माध्यम से इस विचार को उन्होंने पुष्ट किया है। ये जो इस एक जो एकांकी देखने को मिलती है, इसमें मुख्य पात्र है राजमाता और उसका जो युवराज है, मतलब उसका जो राजा है, जो राजा का जो पुत्र होता है आपके सामने राजकुमार, उसके माध्यम से उन्होंने इस विचारों के बारे में बताया है। राजमाता अपने पुत्र के प्रेम को स्वीकार करते हुए भी उसे राजधर्म के कर्तव्य को याद दिलाती है। राजमाता क्या करती है? राजमाता अपने पुत्र को प्रेम को मानती है। भाई माता है, एक माता होती है, वो अपने प्रेम हमेशा अपने पुत्र से, पुत्र प्रेम में हमेशा क्या रहती है? अपने पुत्र प्रेम में हमेशा रहती है। उसको अपने पुत्र से सबसे ज्यादा लगाव रहता है, उसकी ममता रहती है। लेकिन वो राजमाता उसको सिर्फ कमजोर नहीं बनाना चाहती अपने प्रेम के माध्यम से, वो उसे बताना चाहती है कि उसका राजधर्म क्या है, उसका जीवन में कर्तव्य क्या है, उसको आगे जाकर राजा बनना है और कैसे आपके सामने जो प्रजा है उसकी सेवा में उसको अपने व्यक्तिगत सुख दुखों को त्याग भी करना पड़ेगा। जहां पर आपके सामने युवराज है वो एक युवती के प्रेम में पड़ जाता है और उसके साथ रहने के लिए अपने राजसी दायित्व को त्याग करने के लिए उत्तेजित रहता है। मतलब जहां पर युवराज है वो क्या, भाई उसको जो यौवन अवस्था में आपके सामने कोई युवती है उससे प्रेम हो जाता है और वो क्या करता है, उसके लिए जो अपना जो राज धर्म है उसको भी त्याग करने के लिए त्याग हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रेम और व्यक्तिगत सुख व मोह का प्रतीक है। प्रेम को क्या दिखाया गया है? प्रेम को एक पात्र, एक जो पात्र है उसकी भावनाओं को आपको अपने जीवन में व्यक्तिगत एक मतलब एक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रेम एक आपके सामने एक व्यक्तिगत और सुख और मोह का प्रतीक है जो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है। जबकि राजधर्म और प्रजा आपके सामने क्या है? दायित्व और आपके व्यापक व सामाजिक कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। जहां पर क्या दिखाई देता है? राजधर्म और जो प्रजा है वो आपके सामने क्या है? वो हमारे दायित्व है और हमारे जो व्यापक सामाजिक कर्तव्य दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? जो हमारे जो दायित्व है, जो राजधर्म है, वो हमारे, ऐसे समझ लो कि आप पढ़ाई करते हो, ये आपका कर्तव्य है। और आपके सामने सुख क्या, भाई अब सर्दियों का मौसम है, नींद आ रही है आपको, आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपको रील चला देखनी है, मोबाइल देखना है, ये क्या सुख और मोह है। समझ में आ गया? तो आपको किसको चुनना है? आपको अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को चुनना है, इससे आपका जीवन में विकास होगा। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसी पात्र में एकांकी उत्सर्ग, जो एकांकी है इसमें प्रेम को उस प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जो सुख और मोह है और राजधर्म और प्रजा को आपके कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में दायित्व व कर्तव्य को दिखाया गया है। उत्सर्ग आपके सामने दिखाता है कि महान लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए व्यापक हितों के लिए व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। जहां पर उत्सर्ग उसमें क्या दिखाया गया है? अगर आप जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो जीवन में आपको अपने व्यक्तिगत सुखों को और इच्छाओं को त्याग करना पड़ता है। क्या दिखाया गया है? कि अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़े और महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत बार अपने जीवन में व्यक्तिगत सुखों को और व्यक्तिगत जो इच्छाएं होती हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? भाई अगर आप क्या करना, आपका मोबाइल देखने का, रील देखने का मन कर रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है, अच्छे अंक प्राप्त करनी है, आपको जॉब लेनी है, आपको जीवन में अपने अगले आगे 20-30 साल का जीवन सिक्योर करना है, तो आपको ये जो सुख है उनको त्याग करना पड़ेगा। और इसी को सच्चा क्या बताया गया आपके सामने? सच्चा उत्सर्ग के बारे में बताया गया है। एकांकी प्रेम को मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानता है। एकांकी में क्या बताया गया है? कि सुख होना जरूरी है इंसान के जीवन में, व्यक्तिगत मोह होना भी जरूरी है, जिस तरीके से कोई व्यक्ति है उसके जीवन में प्रेम होना बहुत जरूरी है। किंतु यह भी स्थापित करता है कि जब व्यक्तिगत प्रेम और व्यापक कर्तव्य टकराते हैं तो कर्तव्य का मार्ग चुनाई व्यक्तिगत रूप से श्रेष्ठता। मतलब क्या दिखाया गया? अगर आप व्यक्तिगत अपने जीवन में अपने सुख को और अपने कर्तव्य को अगर आप चुनना पड़े, मतलब आपको रील देखने में और आपको पढ़ाई में चुनना पड़े, तो किसको चुनोगे? पढ़ाई को चुनना है। समझ में आ गया? ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य को आपको हमेशा निजी हित है आपके उनसे हमेशा ऊपर रखना अपने कर्तव्य को। नैतिकत जो नैतिकता है
उसके नैतिक रूप से श्रेष्ठ होता है। मतलब आपको नैतिक रूप से श्रेष्ठता की बात करें तो अगर आपको व्यक्तिगत जो चीज प्रेम में और जो कर्तव्य में चुनना पड़े तो आपको व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत प्रेम को चुनना है। यह भारतीय परंपरा में वर्णित सौ धर्म के पालन करने जैसा, ये कैसे चीजें हैं आपके सामने, व्यक्तिगत रूप से आपका जो हमारी भारतीय जो परंपरा है इसमें सौ धर्म मतलब अपना जो धर्म होता है उसको पालना करने जैसा है। लोक मंगल की भावना को भी दर्शाता है, और ये किस चीज को दिखाता है, आपके सामने लोक मंगल है उसकी भावना को भी दर्शाता है। वर्मा है आपके सामने, वर्मा जी ने इस एकांकी माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रीय भावना और त्याग के आदर्शों को प्रस्तुत किया है। मतलब आपके सामने जो इस एकांकी में क्या बताया गया है कि हमें जो राष्ट्रीयता की जो भावना है, हमें अपने जो देश है, अपने राष्ट्रीय है, जो राष्ट्रीयता है उसको हमेशा सदैव हमारे व्यक्तिगत जो हित हैं उनसे हमेशा ऊपर चुनना चाहिए। त्याग के आदर्शों को भी सवर दिया और क्या बताया गया है कि त्याग भी जीवन का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य होता है। अगर आप जीवन में त्याग करोगे मोह को, व्यक्तिगत सुखों को जीवन में, तो ही क्या करोगे, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे और अपनी राष्ट्रीयता को तत्पर रहना। जहां व्यक्ति को अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर देश व समाज के प्रति समर्पित रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने निजी हितों को छोड़कर, भाई लोग क्या करते हैं सरकारी नौकरी लगने के बाद में भ्रष्टाचार करने लग जाते हैं, है ना, अपने निजी हितों को फायदा उठाते हैं। आपको इन सब चीजों के बजाय आपको क्या करना है, अपने देश की समाज सेवा है, देश हित के कार्यों को करना है, उसके लिए समर्पित रहना है। जिस तरीके से अंत में युवराज को अपने प्रेम को उत्सर्ग और उसको राजधर्म को स्वीकार करना ही इस एकांकी का सार है। इस एकांकी के अंत में क्या देखने को मिलता है, जो युवराज है वो अपना प्रेम है उसको त्याग कर देता है, समझ में आ गया, अपने राजधर्म को स्वीकार करने के लिए। उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो आपको भी अपने जीवन में बहुत से व्यक्तिगत सुखों को त्याग करना पड़ेगा अगर आप जब जीवन में आगे बढ़ोगे तब। तो यही है, यही किसके माध्यम से दिखाया गया, युवराज के माध्यम से दिखाया गया कि उसको भी अंत में अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग करना पड़ा था अपने कर्तव्यों के लिए, राजधर्म के लिए। उसी तरीके से आपको भी अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको भी क्या करना है, अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रखकर अपने राजधर्म कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने राजकुमार वर्मा के द्वारा एकांकी उत्सर्ग का जो केंद्रीय विचार था उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, बीए 4 सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, उससे संबंधित अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। उसके जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें आपके साथ, तो इसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है संस्मरण रेखा चित्र यात्रा वृत्तांत एवं कथा आत्मकथा के स्वरूप और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो संस्मरण रेखा चित्र यात्रा वृत्तांत और आत्मकथा के जो स्वरूप है उसके ऊपर विस्तार से अपन बात करने वाले। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपके सामने जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको फ्री में मिल जाएगी, आपके सामने एकदम मुफ्त में। डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, जाके वहां से पढ़ लेना आप अच्छे से। और फिर ये जो अन्य वीडियो जो कराऊंगा उसका जो लिंक वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर उनको भी कर लेना। अब शुरू करते हैं अपन आपके सामने। ये चारों गद्य विधाएं व्यक्तिगत अनुभव और स्मृतियों पर आधारित होती हैं। अगर आपके सामने चारों के चारों जो गद्य विधाएं होते हैं, अगर इनके ऊपर विस्तार से जाने तो ये किसके ऊपर होती हैं, चाहे संस्मरण हो, तो संस्मरण कोई भी व्यक्ति है वो अगर आपके पास था उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आपने जिन जिन चीजों को सीखा है वो हो, चाहे रेखा चित्र हो और चाहे आत्मकथा हो। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, कहीं पर आप घूमने गए, आप उस पे आपने डायरी लिखी तो वो यात्रा वृत्तांत होता है। आत्मकथा क्या होती है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन के ऊपर, उसने जीवन में क्या क्या करते किया, उसने अपने जीवन में क्या क्या चीजें सीखी, उसके ऊपर जो इंसान अपने जीवन के अनुभव लिखता है उसको आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सामने जितनी भी विधाएं हैं गद्य की, ये व्यक्तिगत अनुभव और स्मृतियों पर आधारित होती है। मतलब तो जीवन में इंसान खुद से अनुभव करके चीजें सीखता है उनके ऊपर, और उसकी जो स्मृतियां हैं, जो उसने पहले जो स्मृतियां जो अपने जीवन में प्राप्त हुई हैं उस पर आधारित होता है।
लेकिन इनके स्वरूप और विशेषताएं अलग है। लेकिन हो सकता भाई चारों का मूल उद्देश्य चाहे मूल जो विशेषता वो समान है कि व्यक्तिगत अनुभव पे है, लेकिन स्वरूप में आपके सामने कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। पहला आपके सामने महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, इसका जो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके सामने, संस्मरण। संस्मरण क्या होता है आपके सामने, लेखक द्वारा स्वयं के जीवन में घटी किसी घटना, व्यक्ति या स्थान की स्मृतियों को भावनात्मक व कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। जैसे कि अगर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी, आप क्या हुए कॉलेज के हॉस्टल में रहा करते थे, तो आपके जीवन में वहां पर आपने क्या क्या किया, या फिर आप कोई ट्रेन के रास्ते में जा रहे थे, वहां पर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट गई, जैसे आपने कोई चोर को पकड़ा, या फिर आपके साथ वहां पर अपने दोस्तों के साथ आपके कोई घटना हुई। तो इस घटना को जब कोई व्यक्ति या स्थान पे घटने वाली इस प्रकार की घटना को हम, और ये इस वहां पर आपको क्या क्या स्मृतियां मिली, उनको भावनात्मक व कलात्मक ढंग से पेश करते हैं। जैसे आप कॉलेज में रहा करते तो आपके जीवन में वहां पर क्या क्या घटनाएं देखने को मिली, आपने वहां पर कैसा कैसा जीवन व्यतीत किया, उसको आप बताते हो कि भैया मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने, उन दोस्तों के साथ हम बहुत अच्छे से एंजॉय किया करते थे, पढ़ाई में भी हम इंटेलिजेंट थे, कोकुलर एक्टिविटी भी किया करते थे, हमने छात्र नेताओं के चुनाव भी लड़े हैं। तो यही है कि आप सारी की सारी चीजों को भावनात्मक व कलात्मक ढंग से जब पेश करते हो, तो इसी को किस नाम से जाना जाता है आपके सामने, इसी को संस्मरण के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं की उपस्थिति होती है, किंतु केंद्रीय विषय कोई और होता है। इसमें मैं मतलब मैं खुद के स्वयं के बारे में बताता है व्यक्ति, इसकी उपस्थिति जरूर देखने को मिलती है, लेकिन केंद्रीय विषय कोई और भी हो सकता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, स्मृतियां आधारित भूतकाल की घटनाएं, मतलब इंसान के जीवन में स्मृतियों पर कि पहले जीवन में क्या हुआ, उस पे आधारित उसके भूतकाल की घटनाएं देखने को मिलते हैं, कि पहले जो उसको जो जीवन में चीजें वो सोच विचार करता है कि भाई उसके जीवन में उस समय क्या हुआ था, उन सब जो स्मृतियों के आधार पे जो पहले की घटनाएं उस पे वो जुड़ाव महसूस करता है। अगला है भावनात्मक और व्यक्तिगत जुड़ाव। मीन्स कोई भी व्यक्ति है उससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव महसूस करते हो, व्यक्तिगत जुड़ाव आपका महसूस होता है कि भाई ये व्यक्ति मेरा है, इस व्यक्ति से संबंधित आप संपूर्ण चीजों के बारे में जानते हो। कथात्मकता और के साथ सत्यता का आग्रह करना, मतलब कोई भी कथा पढ़ते हो, कोई भी मतलब जो जब आप जो पूरी की पूरी कहानी लिख रहे हो, उसमें से आपके आपके सामने सत्यता भी देखने को मिलेगी, उसमें सत्यता भी आपको पता चलती है। अगला है किसी व्यक्ति या घटना को केंद्र में रखना, तो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई घटना हो, उसको केंद्र में रखा जाता है। तो उस केंद्र के आसपास, जैसे आपके हॉस्टल है, आप उसके कॉलेज के हॉस्टल में रखें, तो उस हॉस्टल में आपने जीवन में किस प्रकार की घटनाएं देखी हैं, उस जो घटना जो व्यक्ति है जो आपके सामने वो स्थान है, उस स्थान के आसपास अपनी सारी की सारी आप व्यवस्थाओं को देखोगे। समझ में आ गया? आप ट्रेन में गए तो उस ट्रेन के दौरान आपने क्या महसूस किया, आप उसको अपना लिखते हो आप। अगला है आत्मपरता के साथ वस्तुपूर्ता का संतुलन, मतलब आप आत्मा के साथ वस्तु, मतलब जो आपका भावनात्मक जो मिलन हो रहा है वहां पर आपकी आत्मा का उस वस्तु के साथ, मतलब आप जो हॉस्टल में आपने किस प्रकार से भावनात्मक जीवन जिया, तो उस प्रकार की चीजें वहां पर देखने को मिलती है, दोनों का सुगम मिलन देखने को मिलता है। उदाहरण की बात करें आपके सामने, भारतीय साहित्य में किन्होंने आज संस्मरण ज्यादातर लिखे हैं, महादेव वर्मा के द्वारा पथ के साथी संस्मरण लिखा गया, रामवर्क्स बेनपुरी के द्वारा जंजीर और दीवारें नामक आपके सामने क्या लिखा गया, आपके सामने प्रमुख जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर संस्मरण लिखे गए। तो एक बार फिर अच्छे से याद कर लेना, महादेव वर्मा के द्वारा पथ के साथी, रामवर्क्स बेनपुरी के द्वारा जंजीर और दीवारें आपके सामने प्रमुख जो क्या है संस्मरण है उसको लिखा गया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, कोई भी व्यक्ति वस्तु या घटना, कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी एक पूरी पूरी वस्तु है और उसको कोई घटना है, उसका संक्षिप्त में मतलब छोटा सा विवरण, मार्मिक अच्छे से दर्शाने वाला और चित्रात्मक वर्णन करना होता है। कोई भी घटना है उसको आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता देते हो, उसी को क्या कहा जाता है, चित्रात्मक के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई भी कहानी है तो एक तो देखो जैसे पूरी फिल्म होती है और एक शॉर्ट वीडियो होता है जो ट्रेलर होता है, उस तरीके की कहानी। ट्रेलर तो काफी छोटा हो जाता है, लेकिन ये समझ लो आप एक तो पूरी 3 घंटे की मूवी बनाई, एक आपने उसी चीज को आधे घंटे में बता दिया, तो उसी चीज का रेखा चित्र बोला जाता है, स्केच बोला जाता है। जो शब्दों के माध्यम से उसे सचिव चित्र देते हैं, इसमें एक या कुछ विशिष्ट गुणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, मतलब कोई एक गुण हो सकता है या एक से अधिक गुण हो सकते हैं, उन सभी गुणों पर ज्यादा विशिष्ट रूप से ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
विशेषताओं की बात करें आपके सामने, रेखा चित्र की यही विशेषता होती है आपके सामने कि एक तो ये क्या होता है, संक्षिप्त होता है, मतलब छोटे घटनाओं को छोटे छोटे स्वरूप में ज्यादा बताया जाता है। किसी विशेष गुण या भाव को उभारना, जैसे कि अगर आपने कोई देशभक्ति को घटना बताई, कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बारे में आपने बताया, तो वहां पर क्या होगी, देशभक्ति की जो भावना है उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। या कोई भक्ति से संबंधित चीज लिखी तो भक्ति की जो भावना उस पर ज्यादा विशेष जोर दिया जाएगा। तो ये या कोई ना कोई एक विशेष गुण ऐसा होता है उस पर ज्यादातर जोर दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सजीवता और मार्मिकता, मतलब आप घटनाओं को एकदम जीवित तरीके से प्रकट करते हो व्यक्ति के सामने, और मार्मिक मतलब वास्तविकता के साथ जो जैसी जो घटना हुई है उसके हिसाब से उन सब चीजों को आप प्रकट करते हो। कल्पना से अधिक यथार्थ का सारा, मतलब जीवन में कल्पनाएं हैं, जो विचार है उससे ज्यादा किस चीज का, वास्तविकता का ज्यादा सहारा लिया जाता है। कल्पना से ज्यादा वास्तविकता को ज्यादा जीवन में महत्व दिया जाता है। अगला है वस्तुपरता की ओर झुकाव, किंतु भावनात्मक भी हो सकती है। मतलब कोई भी वस्तु होती है उसकी ओर झुकाव तो रहता है, किंतु भावनात्मक रूप से भी चीजों का वहां पर जुड़ाव देखने को मिलता है। जिसमें आपके सामने महादेव वर्मा के द्वारा अतीत के चलचित्र लिखे गए, और रेखा इस स्मृति की रेखा है जिसमें लखमा भी शामिल है। लखमा भी उन्होंने एक रेखा चित्र लिखा था जिसके अंदर एक महिला के जीवन के, स्त्री जीवन के ऊपर उन्होंने क्या क्या आपके सामने जो चुनौतियां आती है उसके बारे में लिखा था। तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने देखने को मिलती हैं, जो महादेव वर्मा के अतीत के चलचित्र और रेखा स्मृति की रेखाएं हैं वो प्रमुख है किसमें, रेखा चित्र में। ये नाम जरूर याद करके चले जाना। ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। यात्रा वृत्तांत की बात करें, लेखक द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव, देखे गए स्थानों, लोगों और अनुभूतियों का जो रोचक एवं विस्तृत वर्णन किया जाता है। मतलब लेखक, कोई भी लेखक है उसके द्वारा कोई यात्रा के जितने उसने जीवन में अनुभव किए, वहां पर वो स्थानों, किन किन स्थानों पर घूमने गया और लोगों के साथ उसने कैसे अनुभूति करी, या उसका रोचक जो विवरण दिया जाता है उसी को किस नाम से जाना जाता है, यात्रा वृत्तांत किया जाता है। मतलब आप कहाँ पर, आप वैष्णो देवी के लिए गए या कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए, तो आप उस घटना पर जब घूमने गए तो आपने वहां पर क्या क्या घटनाएं देखी, कैसा वहां का परिदृश्य था, कैसे वहां के लोग थे, कैसे बाजार थे, आप कैसे गए ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, वहां लोगों के साथ आपके कैसे कनेक्शन बने, वहां आपके कितने दोस्त बने। तो इन प्रकार की चीजें हैं जब अपन कहीं पर घूमने जाते हैं और इस दौरान आप हम अपने जो जीवन पे होने वाली घटनाओं को वर्णित करते हैं, उसी को किस नाम से जाना जाता है, यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। वहां पर यात्रा वृत्तांत के आप हमारे द्वारा क्या अनुभव किए गए, किन किन स्थानों को हमने देखा, लोगों और स्मृतियों का जो रोचक वर्णन किया जाता है उसी को यात्रा वृत्तांत के नाम से जाना जाता है। यह पाठक को यात्रा का अभ्यास करवाती है। मतलब ये जो आपके सामने यहाँ पर जब पाठक उसे पढ़ता है तो उसे भी लगता है कि वो भी कुल्लू मनाली ही जा रहा है। विशेषताओं की बात करें आपके सामने, क्या क्या विशेषताएं होती है यात्रा वृत्तांत की। यात्रा का केंद्रीय विषय होना, मतलब ये जो आपके सामने जो इस प्रकार का जो साहित्य होता है इसमें जो यात्रा होती है वो मुख्य विषय होता है, यात्रा है उसको केंद्र में लिया जाता है। तो यात्रा वृत्तांत में तो भाई यात्रा के बारे में बताया जाएगा कि उसने किस किस प्रकार से यात्रा को किया। अगला है वर्णनात्मक और सूचनात्मक, मतलब कोई भी घटना है उसको वो एकदम वर्णनात्मक तरीके से बताएगा, एकदम सही तरीके से कि भाई उसने घटनाओं को किस किस तरीके से देखा है, वहां पर वो कैसे गया, बस के माध्यम से गया। वर्णनात्मक मतलब एकदम डिस्क्रिप्टिव रूप से, है ना, वहां पर इन इन लोगों से मिला, फिर वहां पे कुल्लू मनाली पे इस होटल में रुके, फिर वहां पर इन्होंने ऐसे अच्छे से एंजॉय किया। तो इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से बताया जाता है। भूगोल, संस्कृति, इतिहास व जनजीवन का चित्रण किया जाता है, और वहां पर आपके सामने किस किस भूगोलिक परिदृश्य देखने को मिलता है, किस प्रकार का सांस्कृतिक और इतिहास देखने को मिलता है। मतलब कुल्लू मनाली में भाई बर्फ पड़ती है, आपके सामने बहुत अच्छे जो प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं उनका आपको परिदृश्य देखने को मिलता है, वहाँ की खूबसूरत संस्कृति है वो देखने को मिलती है। क्या वहाँ का इतिहास रहा, आपको कोई फेमस कोई टेम्पल में घूमने के लिए गए, वहां पर आप कोई फेमस जगह पर घूमने के लिए गए, उनका क्या इतिहास रहता है, वो इतनी पुरानी है तो वहां पर क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, इन सब चीजों के बारे में आप विस्तृत रूप से जानते हो कहाँ पर, यात्रा वृत्तांत में। घूमता लेखक या कवि है उसके माध्यम से आपको लगता है कि मैं भी वहीं पर विचरण कर रहा हूं। अगले वाला है पर्यवेक्षण और व्यक्तिगत अनुभव का मिश्रण, मतलब कहीं पर घूमने जा रहे हो उससे संबंधित चीजें और आपके सामने व्यक्तिगत अनुभवों का मिश्रण देखने को मिलता है।
अगले वाला पॉइंट आपके सामने रोचक शैली और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले गुण, जहां पर आपके सामने उनके द्वारा जो विषय लिखा जाता है उसमें रोचक शैली देखने को मिलती है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला गुण भी देखने को मिलता है कि भाई उनके द्वारा जो साहित्य की जो रचना की गई जिस प्रकार के, उसमें बहुत ही सुंदर सौंदर्य देखने को मिलता है और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले गुण भी दिखाई देते हैं। उदाहरण की बात करें आपके सामने, उदाहरण के लिए मैं बात करूं, राहुल संस्कृत्यान का मेरा तिब्बत यात्रा आगे का अरे यायावर रहेगा याद। यही जो आपके सामने जो प्रमुख है राहुल जो संस्कृत्यान है, उनके द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा, वो तिब्बत पे घूमने गए थे, उस पे उन्होंने इस जो आपके पूरा का पूरा संस्मरण लिखा है और आगे के द्वारा अरे यायावर रहेगा याद, इस सब के बारे में उन्होंने लिखा है। अगले वाले 4 नंबर की बात करें आपके सामने, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, आत्मकथा में क्या होता है, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। लेखक द्वारा स्वयं के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं, अनुभव, विचारों और जो भावनाओं का जो क्रमबद्ध तरीके से दर्शाया जाता है। मतलब कोई भी लेखक है, कोई भी लेखक है, उसके जीवन में, स्वयं के जीवन में किस किस प्रकार की जो घटनाएं घटी, जैसे आप बहुत बड़े अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, या फिर उनके आपने, या फिर आप कोई बहुत बड़े पद पे थे, या कोई ऐसे कंपनी को चलाया, तो वहां पर आपने अपने जीवन में किस किस प्रकार की घटनाएं घटी। पत्रकार हो आप, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हो, तो अगर आपका जीवन में बहुत अधिक लोगों से मिलना जुलना रहता है, आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी, तो आप सोचते हो कि भाई मैं मेरी घटनाओं के माध्यम से और लोगों को भी बताऊं कि जीवन किस प्रकार से होता है इस प्रोफेशन का। तो आप इस प्रकार की घटनाओं पे जब अपने साहित्य को रचना करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। लेखक द्वारा स्वयं के जीवन की घटनाएं, अनुभव और विचारों और भावनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। मतलब लेखक के जो स्वयं की जो जीवन होती है, उसके जो घटनाएं होती हैं, अनुभव होते हैं और विचारों को जब भावनात्मक तरीके से और एकदम क्रमबद्ध तरीके से विस्तृत रूप से बताया जाता है, आत्मविश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। जिसमें मैं शैली में लिखी जाती है, मतलब मेरे द्वारा क्या किया गया इसके बारे में लिखा जाता है। मैं शैली मतलब खुद के बारे में जब इंसान बताते हुए लिखता है तो उसको मैं शैली के नाम से जाना जाता है। विशेषताओं की बात करूं, स्वयं के जीवन का लेखा जोखा, मतलब उसने, कोई भी लेखक है, उसने स्वयं के जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पता चलता है। जन्म से मरण तक लेखन काल का क्रमबद्ध वर्णन देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति है, जब उसने जन्म लिया वहां से लेकर उसकी जो मृत्यु हुई तब तक उसने अपने जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हैं, किस प्रकार का जीवन जिया है, उससे संबंधित आपके सामने सारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। उसी को आपके सामने किस नाम से जाना जाता है, उसी को आपको आपके सामने आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। आत्म विश्लेषणात्मक व आत्म मूल्यांकन, जहाँ पे आप व्यक्ति है वो अपने जीवन में खुद का विश्लेषण करता है कि उसने जीवन में क्या क्या जैसा जीवन जिया है उसके बारे में बताता है और आत्म मूल्यांकन भी करता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने ईमानदारी और विश्वसनीयता का आग्रह है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, ईमानदारी, कोई भी व्यक्ति उसके जीवन की ईमानदारी और उसने विश्वसनीयता के बारे में पता चलता है कि भाई उसने क्यों ईमानदारी और विश्वसनीयता का आग्रह देखने को मिलता है। क्यों, कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन के बारे में चीजों को लिखता है तो वो थोड़ा बहुत उसमें ज्यादा सत्यता आती है। जब दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो बढ़ा चढ़ाकर अक्सर लिखने का प्रयास करता है ताकि वो उस जो पढ़ने वाला जो लिखवा रहा है उसको, उसमें उसको थोड़ा आनंद आए और जो पढ़ने वाली जनता है उसको अच्छे से आनंद आए, ताकि क्या हो सके, उसकी किताबें ज्यादा से ज्यादा बिक सके। लेकिन खुद लिखता है तब इंसान ज्यादातर ईमानदारी के साथ ही चीजों को लिखता है। व्यक्तिगत जीवन के महत्वपूर्ण मोड़, कोई भी भैया आप अपने बारे में लिखोगे तो आपके जीवन में कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण मोड़ आए, कहाँ पे आपके जीवन में संघर्ष आया और कहाँ कहाँ पर आपको उस संघर्ष को आपने पार किया और उपलब्धियां आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिली आपकी, सभी चीजों के बारे में आप विस्तार से बताते हो। जैसे कि आत्मकथा में मैं बात करूं तो हरिवंश राय बच्चन की, तो क्या बोलूं क्या याद करूं, महात्मा गांधी के जो आपके सामने सत्य के प्रयोग हैं, ये कुछ दो प्रमुख ऐसे जो आपके सामने आत्मकथाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। इन विधाओं में भले कुछ समानता हो जैसे व्यक्तिगत अनुभव, किंतु प्रत्येक को अपना इस विशिष्ट शिल्प और उद्देश्य उनसे एक दूसरे से भिन्न करता है। ये जितनी भी आपके सामने विधाएं देखने को मिलती हैं इसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर देखने को मिल सकती हैं। जैसे कोई किसी में आपके सामने संस्मरण हो गया, जिसमें किसी पुरानी घटना के बारे में, यात्रा वृत्तांत में कोई यात्रा के बारे में पढ़ते हो, आपके सामने जो आत्मकथा में जीवन के बारे में लिखता है। लेकिन सभी में एक चीज समानता है, ये सभी व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं। कोई व्यक्ति है उसने कैसा जीवन में अनुभव किया उसी के आधार पर सारी चीजें लिखी जाती हैं। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं लक्ष्मी नारायण लाल को एक सामाजिक एवं यथार्थवादी नाटककार के रूप में विवेचित कीजिए। मतलब लक्ष्मी नारायण लाल है, उनको एक सामाजिक और वास्तविक जो नाटककार के रूप में दिखाया जाता है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। जैसा कि आप सब जानते हो, लक्ष्मी नारायण लाल है, उनका जन्म 1927 से लेकर 1987 के बीच में हिंदी नाटक साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाटककारों के रूप में स्थापित हुए। मतलब लक्ष्मी नारायण काल है, उनका जन्म काल आपके सामने 1987 से लेकर 1927 से लेकर 1987 के बीच में उनका जीवन काल दिखाई देता है। इस पूरे जीवन के अंदर उनको भारतीय जो नाटक साहित्य है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो नाटककार होते हैं उनकी श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाता है, तो उनका स्थान सबसे सर्वप्रिय आता है, जिन्होंने अपने नाटकों में समकालीन सामाजिक यथार्थ और मानवीय मन की जटिलताओं को गहराई से प्रस्तुत किया है। जहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि इसमें इन्होंने अपना जो खुद के जो नाटक साहित्य है उसमें जो यथार्थवादी जीवन के बारे में और जो मानवीय मन है उसकी जो जटिलताएं होती हैं उसके बारे में इन्होंने गहराई से प्रस्तुत किया है। मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकल या मानसिक रूप से इन्होंने साहित्य की रचना करने का प्रयास किया है, जहां पर जो इंसान के मन में किस किस प्रकार की व्यथाएं आती हैं, विचार आते हैं, उसको इन्होंने वास्तविकता के साथ प्रकट किया है। उन्हें एक प्रकार से सामाजिक व यथार्थवादी नाटककार के रूप में जाना जाता है। मतलब ऐसे नाटककार जो समाज की वास्तविकता को ज्यों का त्यों वहां पर उकेरने का प्रयास करते थे, साथ के साथ यथार्थवादी सामाजिक जो घटनाएं होती हैं उसको वो ऐसा का ऐसा सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों दिखाने के आपके सामने दिखाने वाले नाटककारों के रूप में उनको मुख्यतः जाना जाता है। विवेचित की जाती है, यही उनकी नाट्य दृष्टि की सही मूल्यांकन है। मतलब यही उनकी जो नाटक विधा है उसकी एक वास्तविकता के बारे में पता चलती है। इस चीज के बारे में अलग अलग प्रकार की विधाओं की बात करें तो इनके सामाजिक नाटककार के रूप में इनकी क्या भूमिका रही, इसके ऊपर अपने विस्तार से पढ़ें। लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने नाटकों में समाज में व्याप्त रूढ़ियों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, शोषण व मानवीय संबंधों की विकृतियों को प्रमुखता से उठाया। मतलब लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में बात करें, उन्होंने समाज के अंदर नाटकों में समाज में जो व्याप्त अलग अलग प्रकार की जो कमियां हैं, विसंगतियां दिखाई देती हैं, भ्रष्टाचार और शोषण दिखाई देता है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जो समाज में कमियां दिखाई दे पड़ती हैं उसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया है कि किस किस प्रकार से समाज में जो अलग अलग प्रकार की रूढ़ियां दिखाई देती है, कैसे कैसे अलग अलग प्रकार की विसंगतियां दिखाई देती हैं, कैसे भ्रष्टाचार और आपके सामने शोषण दिखाई देता है, जहां पर समाज में जातिवाद जैसी चीजें दिखाई देती हैं। समाज में सरकारी कार्यालय में कहीं पर चले जाओ, अगर कोई कार्य करवाना होता है तो आपको भ्रष्टाचार तो दिखाई ही देता है। तो ये जो उनके जो नाटक उन्होंने जो लिखे उसके अंदर मनोरंजन के साथ साथ जो समाज के अंदर जो कमियां हैं, समाज के अंदर जो आपके सामने जिन चीजों को उठाना चाहिए, जो समाज के अंदर कमियां हैं जिनको दुनिया के सामने लाना चाहिए, उन सब चीजों को इन्होंने बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयास किया है। उनके नाटक केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं थे। उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें सिर्फ आपको मनोरंजन ही नहीं दिखाई देता था, बल्कि समाज का दर्पण जो दर्शकों या पाठकों को सोचने पर विवश कर देता था। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, इसमें समाज के जो वास्तविक दर्पण है, समाज की जो वास्तविकता है उसका जो कि त्यो दर्पण जैसे आपके सामने आपके चेहरे को जो का त्यो दिखाता है, उसी तरीके से इन्होंने अपने नाटकों में अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविकता को जो का त्यो दिखाने का प्रयास किया, जो दर्शक या पाठकों को सोचने पर विवश कर देता। मतलब इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो पाठक या दर्शक जब पढ़ते हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इतना ही शानदार इनके द्वारा साहित्य लिखा गया है। अगले वाला पॉइंट है इसमें संबंधों की जटिलताएं। रक्त कमल में स्त्री पुरुष संबंध, अहंकार और सत्ता के द्वंद्व जैसे पौराणिक संदर्भ देखने को मिलते हैं। मतलब जो इनके द्वारा रक्त कमल नाटक लिखा गया, इसमें स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया। अहंकारों के बारे में बताया, कैसे एक जीवन में जो अहंकार है कोई व्यक्ति के, उसका क्या महत्व और सत्ता है उसके द्वंद्व के बारे में उन्होंने साफ साफ दिखाया है कि किस तरीके से सत्ता पैसा है और वो आपके सामने कैसे व्यक्ति का जो जीवन है उसको बदल देता है।
शहरी जीवन की विडंबनाएं। उनके कई नाटक शहरी जीवन है उसके मध्य वर्गीय जीवन की कुंठाओं, आकांक्षाओं और नैतिक पतन को दर्शाता है। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो आपके सामने जो उस उनके जो नैतिक पतन है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से दिखाया। वे दिखाते हैं कि कैसे आधुनिकता के नाम पर व्यक्ति और अपने नैतिक मूल्य से भटक रहा है। उसमें दिखाया गया कि कैसे शहरी जीवन में इंसान के जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसमें वो कैसे पीछे हटता हुआ जा रहा है। जहां पर आपके सामने आधुनिकता के नाम पर जो जीवन है व्यक्ति का, उसमें जो नैतिक मूल्य है उसके क्या हो रहे, खत्म होते जा रहे हैं। तो समाज के आपका जो वास्तविकता थी, जो शहरीकरण है उसकी उपलब्धियों के साथ साथ उसमें क्या कमियां हैं, वहां पर आपके सामने कैसे जो इंसान का जो जीवन है वो सिर्फ आपके सामने जो भौतिक वस्तुएं उसके पीछे वो ज्यादा भाग रहा है। जो वास्तविकता है, जो आधुनिकता के नाम पे जो हमारे संस्कार, व्यक्तिगत जीवन, समाज और संस्कृति वो बिल्कुल नष्ट होती जा रही है, उसके बारे में इन्होंने वास्तविक रूप से बताया है। राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार। लाल के नाटकों में राजनीतिक भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग व सामाजिक अन्याय की प्रमुखता से उभरते हैं। अगर आप लक्ष्मी नारायण लाल के जितने भी साहित्य को पढ़ते हो विस्तार से, तो उन्होंने राजनीति के अंदर क्या कमियां हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, सत्ता का किस तरीके से लोग अपन दुरुपयोग करते हैं, और सामाजिक अन्याय मतलब समाज में जो वर्ग विशेष दिखाई देता है उसमें जो आपके सामने जो अंतर दिखाई पड़ता है, उसमें आपके सामने क्या है, सामाजिक अन्याय है, वो प्रमुखता से उन्होंने दिखाया है। वे व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य करते हैं। जो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था दिखाई पड़ती है उस पर उनके द्वारा क्या किया जाता है, तीखा व्यंग्य किया गया है। अगला है नारी चेतना। उन्होंने नारी पात्रों और सशक्त और मुखर दिखाया। उनके द्वारा जितने भी नारी पात्रों को दिखाए गए, महिलाओं के जो पात्र है अपने नाटकों में उनका प्रयोग किया, उनको एकदम सशक्त और मुखर दिखाया है कि कैसे जो इस पुरुषवादी समाज है उसके बंधनों के खिलाफ वो लड़ती हुई दिखाई देती हैं, कैसे उन पात्रों में उन महिलाओं को एकदम सशक्त और आत्म जो समर्पित दिखाया गया है। वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे इरावती है, वो जो रक्त कमल जो नाटक है उसके अंदर वो अपने जो उनका जो जीवन है उसके संघर्षों को दिखाया है। नारी के जीवन में किस तरीके से संघर्ष है, किस तरीके से वो इस समाज में खुद को स्थापित करने का प्रयास कर रही है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक कला की एक और प्रमुख विशेषताएं और यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में है। मतलब उन्होंने सिर्फ आपके सामने समाज की वास्तविकता के बारे में नहीं बताया, साथ के साथ उन्होंने नाटक कला में यथार्थवाद मतलब जो वास्तविकता होती है उसको इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। वास्तविकता वे जीवन और समाज को जैसा वैसा चित्रित करते थे। मतलब बढ़ा चढ़ाकर इन्होंने अपने साहित्य में कुछ भी ज्यादा दिखाने का प्रयास नहीं किया। जैसा समाज उस समय व्याप्त था उसी समाज को जो का त्यों उन्होंने अपना साहित्य में दिखा दिया है। वे प्रयास करते थे बिना किसी आदर्शवादी आवरण के, मतलब बिना कोई ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाए हुए, जैसे समाज की वास्तविकता है जो कि तो अपने साहित्य में दर्पण कर दो, जो का तो उसको दिखा दो। पात्रों का चित्रण। उनके पात्र वास्तविक जीवन के मनुष्य होते थे। मतलब उनके जो पात्र होते थे वो वास्तविक जीवन में जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर वो किस प्रकार से होते हैं, उनके अंदर क्या अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, क्या संघर्ष और कमजोरियां दोनों को दिखाते थे। मतलब जब एक इंसान होता है उसके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, कमजोरियां भी होती हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। उसी तरीके से इन्होंने अपने साहित्य में भी दोनों प्रकार की चीजें दिखाई, अच्छाइयां बुराइयां और संघर्ष, और आपके सामने जो कमजोरियां दोनों को दिखाने का प्रयास किया। वे आदर्शवादी नायक या खलनायक नहीं होते थे बल्कि मानवीय यथार्थवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब जिसमें से जो आपके सामने जो आदर्शवादी नायक और खलनायक के रूप में नहीं दिखाया उनको, बल्कि उनकी वास्तविकताओं के बारे में बताया। तो ये थे आपके सामने लक्ष्मी नारायण के द्वारा एक सामाजिक और यथार्थवादी नाटककार के रूप में वो कैसे रहे, विस्तार से पढ़ा आपके सामने पढ़ने। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, सीमा रेखा या महाभारत की एक सांझ के माध्यम से मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति पर चर्चा कीजिए। तो आपके सामने जो सीमा रेखा या महाभारत की एक सांझ नामक जो आपके सामने जो प्रश्न होने वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो को।
इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पहले वाले प्रश्न की बात करें अपन विस्तार से आपके सामने, तो जो मोहन राकेश का एकांकी महाभारत के एक सांझ युद्ध के बाद की भयावहता और मानवीय मूल्यों के विघटन की एक बड़ी गहराई से चित्रित करता है। तो अगर अपन विस्तार से पढ़े आपके सामने, तो मोहन राकेश के जो एकांकी लिखा गया मोहन राकेश के द्वारा महाभारत के एक सांझ, वो युद्ध के बाद में किस प्रकार की आपके सामने जो भयावहता देखने को मिलती है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से टिप्पणी की है। साथ के साथ यह एकांकी इस बात पर प्रकाश डालता आपके सामने कि कैसे सत्ता और अहंकार के संघर्ष में मानवीय संवेदनाएं, नैतिकता और रिश्ते बल्ली चढ़ जाते हैं। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि कैसे सत्ता है, भाई महाभारत किसके लिए हुई, सत्ता के लिए हुई, और सत्ता के लिए जो आपके सामने जो एक ही राजवंश या एक ही वंश के दो आपके सामने रिश्ते थे आपके सामने, वो खत्म हो जाते हैं। मानवीय संवेदना, कितने लोग हैं उसमें उस मृत्यु के घाट उतरते हैं महाभारत के युद्ध में, और कितने लोग हैं वो नैतिकता की वजह से आपके सामने लोगों को युद्ध लड़ना पड़ता है, और विजय भी अंततः हार के समान होती है। और इतने लोगों जो मृत्यु के घाट उतर जाते हैं, तो विजय भी आपके सामने कैसे लगती है, जैसे कि आपके सामने हार हो गई हो। मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति के ऊपर अगर अपन विस्तार से बात करें कि जो मानवीय मूल्य है उनकी क्या अभिव्यक्ति रहती है। युद्ध की युद्ध है वो निरर्थक सिद्ध होता है और उसकी विनाश लीला के बारे में बताया गया है। एकांकी का केंद्रीय संदेश जो युद्ध की जो निरर्थकता है उसको उजागर करता है, मतलब युद्ध का कोई महत्व नहीं, उसके बारे में विस्तार से बताता है। महाभारत का युद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया, अंततः केवल युद्ध विनाश और पश्चाताप छोड़ जाता है। मतलब महाभारत का जो युद्ध आपके सामने वो किस लिए लड़ा गया था, ताकि इससे क्या हो, आपके सामने जो पूरे का पूरा है जो युद्ध है उसमें जो सभी के सभी चीजें हैं उनको धर्म, महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था अंततः, लेकिन इसमें क्या होता है, विनाश और पश्चाताप छूट जाता है। मतलब इस प्रकार के युद्ध को लड़ा गया किसके लिए किया गया, ताकि जो युद्ध है उसमें धर्म की स्थापना हो सके और जो अधर्म है उसका विनाश हो सके। लेकिन कोई भी युद्ध है वो कोई भी धर्म की स्थापना जरूर कर सकता है, लेकिन उसका अंततः कोई महत्व नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि युद्ध वो उतने भयावक होते हैं, उतने विनाशकारी होते हैं, जिसका अंत किससे खत्म होता है, पश्चाताप से खत्म होता है। इस चीज से यह पता चलता है कि युद्ध कभी भी किसी की भला नहीं हो सकता। मतलब इस चीज से पता चलता है युद्ध से किसी भी व्यक्ति का ना आज तक भला हुआ है, ना जीवन में कभी भला होगा। साथ के साथ बल्कि जीवन, रिश्ते और नैतिक मूल्यों को नष्ट कर देता है। और युद्ध क्या करता है, आपके सामने आपके जो रिश्ते होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनको नष्ट करने के सिवाय कुछ भी नहीं करता है। विजय पक्ष आपके सामने युधिष्ठिर भी इस विनाश से दुखी और अशांत है। अंत में जो व्यक्ति विजय होता है आपके सामने, जो इस युद्ध में युधिष्ठिर है, वो आपके सामने जो विजय होते हैं आपके सामने पांडवों की तरफ से सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, जो आपके सामने जो पांडव विजय होते हैं और उसके सबसे बड़े भ्राता होते हैं युधिष्ठिर, वो भी अंत में इस युद्ध है उसकी वजह से क्या है, दुखी और परेशान है। मानवीय संबंध और उनका शरण, एकांकी में मानवीय संबंधों का क्षरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो जो एकांकी देखने को मिलती है महाभारत एक सांझ, इसमें जो मानवीय संबंध है, कोई भी जो आपस में रिश्ते देखने को मिलते हैं, उनको स्पष्ट रूप से क्या हो जाते हैं, उनके बीच में कड़वाहट देखने को मिलती है। भाई भाई के बीच का रिश्ता, कौरव पांडव, गुरु शिष्य का संबंध और अन्य पारिवारिक संबंध युद्ध की आग के भस्म में जल जाते हैं। मतलब जो आपके सामने कौरव पांडव दोनों भाई थे, गुरु शिष्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य हो गया, जो उसके जितने भी शिष्य थे कौरव पांडव वो हो गए, अन्य जो परिवार के रिश्ते थे, कर्ण है वो पांडवों की तरफ से ही उनका ही भाई था, लेकिन वो भी युद्ध के अंदर क्या हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। युद्ध के बाद रिश्तों में केवल रिक्तता, कड़वाहट और अपराध बोध रह जाता है। अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें तो युद्ध के बाद, युद्ध से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं होता है, युद्ध के बाद में अंततः क्या बचता है, रिश्तों में केवल रिक्तता, खालीपन, कड़वाहट और आपके सामने अपराध ही बचता है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता और धर्म में द्वंद। ये एकांकित धर्म और नैतिकता के जटिल प्रश्नों को उठाता है। मतलब अगर अपन विस्तार से समझने का प्रयास करें जो एकांकी है, इसमें जो धर्म और नैतिकता है, इसके जो मुश्किल प्रश्न है उसको ये दिखाने का प्रयास करता है किस तरीके से एकांकी धर्म है, एकांकी है वो धर्म और नैतिकता है उसके बीच में कितना फर्क को दिखाती है।
युधिष्ठिर धर्मराज होने के बावजूद युद्ध में हुए अधर्म और छल से विचलित रहते हैं। मतलब युधिष्ठिर वो धर्म के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब जब वो आपके सामने जो युद्ध के समय किस प्रकार की व्यापकता देखने को मिलती है, इसलिए उस सब व्यापकता को देखकर वो खुद भी क्या हो जाते हैं, आपके सामने परेशान और विचलित हो जाते हैं। इससे इस चीज से पता चलता है कि सत्ता की लालसा कैसे नैतिक आदर्शों को कुचला जा सकता है। इस चीज से हमें क्या पता चलता है, इस चीज से हमें पता चलता है कि कैसे सत्ता है, युद्ध का क्यों हुआ, युद्ध एक छोटी सी भूमि के कारण हुआ, सत्ता के कारण हुआ, और उस सत्ता ने क्या कर दिया आपके सामने, जो नैतिकता है उसको पूरी तरीके से भस्म करने का उसने कार्य किया। जो आम जनता है, जो सैनिक है, वो इस युद्ध में मारे जाते हैं, और युद्ध में धर्म को वास्तविक अर्थ खो जाता है, और कोई भी धर्म बिना आपके सामने जो अमानवता के कारण नहीं हो सकता। मानव इंसानों को खत्म करके अगर आप धर्म की स्थापना कर रहे हो, तो वो कैसी धर्म की स्थापना हुई। तो यही चीज देखने को मिलती है, धर्म का वास्तविक स्थापना है वो, उसका अर्थ कहीं ना कहीं इस चीज में खो जाता है। सत्ता और अहंकार का परिणाम, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे पात्रों के माध्यम से सत्ता, अहंकार और उसके विनाशकारी परिणामों को दर्शाया गया। मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो दुर्योधन और कर्ण जैसे पात्र हैं, इसमें क्या दिखाया गया कि अहंकार, और जो अहंकार है वो कोई भी व्यक्ति को जीवन में भला नहीं कर सकता है, उसका अंत हमेशा कैसे होता है, बुरा ही होता है। तो यही चीज दिखाई गई आपके सामने कि दुर्योधन और कर्ण है वो आपके सामने सर्वशक्तिशाली पात्र थे, सब कुछ था जीवन में उनके पास, लेकिन उनका अहंकार ने क्या किया, अंततः उनका भी विनाश किया और उनके पूरे वंश को भी विनाश कर दिया। उनका अहंकार न केवल उनका बल्कि पूरे कुरु वंश को नाश कर देता। मतलब उनका जो अहंकार है, खास करके दुर्योधन का जो अहंकार है, उसने क्या किया, पूरे कौरव है उनके जो पूरा वंश है उसको पूरा नष्ट करने का कार्य किया। उसके जितने 100 भाई थे सारे सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये एकांकी हमें चेतावनी देती है कि अहंकार और मोह किसी प्रकार की त्रासदी का कारण बन जाता है। ये एकांकी हमें क्या सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अंततः क्या कर देता है, आपके सामने किसी न किसी प्रकार की त्रासदी के अंदर जरूर डाल देता है, किसी न किसी मुश्किल में जरूर से डाल देता है। अगले वाला है पश्चाताप और आंतरिक शांति खोज। एकांकी में अंत है युधिष्ठिर के गहन पश्चाताप और आंतरिक अशांति में होता है। मतलब युधिष्ठिर है, इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि वो युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन युद्ध जीतने के बाद में उनको मन को शांति नहीं मिलती है। उन्हें लगता है कि उनके ही भाई थे कौरव, वो क्या हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके भाई है, उनका वंश है वो पूरा पूरा नष्ट हो चुका है, और इस चीज से वो अशांत दिखाई देते हैं। इसके अंदर वे अपने विजय का कोई सुख नहीं पाते, उन्हें विजय से कोई सी प्रकार की कोई खुशी नहीं दिखाई देती है, बल्कि अपार दुख व आत्मग्लानि से भर जाते हैं। और उन्हें क्या नजर आता है कि वो आपके सामने पूर्ण रूप से जो मुश्किलों में खुद को पाते हैं, खुद को दुखी पाते हैं। यह दिखाता है कि भौतिक विजय से अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है, इंसान के आंतरिक शांति व नैतिक संदेश होता है। मतलब कोई भी इंसान है, उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, जब वो इंसान मन से खुश हो। चाहे आप कितने भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लो, कितने भी आपके साथ धन दौलत पैसा शोहरत कुछ भी हो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, आप जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हो आंतरिक मन से, तो आपका जीवन क्या है, वो उसमें कोई भी विजय का कोई मतलब नहीं है, उस सफलता का कोई भी मतलब नहीं है, उस वस्तुओं का कोई मतलब नहीं है। महाभारत के एक सांझ मानव मूल्यों के क्षरण और युद्ध की व्यापकता परिणामों को एक मार्मिक चित्र है। मतलब जो महाभारत की एक सांझ है, इसमें क्या दिखाया गया, मानव के जो मूल्य होते हैं उसको नष्ट होते हैं, और युद्ध के आपके सामने व्यापक परिणामों को दिखाया गया। हमें ये सब चीजें दिखाती हैं कि सत्ता अहंकार व प्रतिशोध के बजाय प्रेम क्षमा और नैतिकता के मूल्यों को अपनाना ही वास्तविक है। मतलब यह सब चीजें हमें क्या दिखाती हैं कि सत्ता और अहंकार है, सत्ता और अहंकार में आपके सामने आपको लोगों से क्या नहीं करना चाहिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए लोगों से आपको लड़ाई युद्ध प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि जीवन उसको प्रेम और नैतिकता के साथ हमेशा जीवन जीना चाहिए। असली विजय इसी चीज में है। तो ये था आपके सामने पूरा पूरा जो महाभारत की एक सांझ है, उसको अपन ने विस्तार से पढ़ा है। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं नाटक गद्य एवं उसकी अन्य विधाएं, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महादेव वर्मा के सुभद्रा संस्मरण की प्रमुख विशेषता बताइए। तो महादेव वर्मा के द्वारा जो सुभद्रा संस्मरण लिखा गया, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो को।
महादेवी वर्मा के द्वारा जो सुभद्रा संस्मरण लिखा गया उसमें उनकी गहरी मानवीय संवेदनाएं, सूक्ष्म जो पर्यवेक्षण और शक्ति व अद्भुत शब्द चित्रण क्षमता को दर्शाता है। मतलब महादेव वर्मा के द्वारा आपके सामने जो संस्मरण लिखा गया सुभद्रा, उसके अंदर जो कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन की जो गहरी संवेदनाएं हैं उसके बारे में पता चलता है, तथा सूक्ष्म पर्यवेक्षण कि उनकी साहित्य के ऊपर कितनी पकड़ थी उसके बारे में आपको पता चलता है। शक्ति और अद्भुत शब्द चित्रण की क्षमता का भी उत्कृष्ट उदाहरण, मतलब इसमें आपको पता चलता है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति है उसको जो शब्दों को चयन करने की जो अद्भुत क्षमता है वो आपके सामने महादेव वर्मा के अंदर कितनी जबरदस्त थी। वो जब साहित्य को लिखती थी तो इतना जबरदस्त साहित्य उनके द्वारा रचित किया जाता था कि जब पढ़ने वाला पाठक जब उसको पढ़ता था तब उसको जीवन की वास्तविकताएं और गहनताओं के बारे में जो का त्यों चीजें नजर आती थी। यह संस्मरण कवियत्री सुमित्रा कुमारी जो चौहान है के व्यक्तित्व व उनके जीवन और महादेव वर्मा के साथ उनके आत्मीय संबंध को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत करता है। तो जो सुमित्रा कुमारी चौहान जो कवियत्री रही है, महान कवियत्री रही है भारतीय हिंदी साहित्य की और आधुनिक हिंदी साहित्य की, उनका जो महादेव वर्मा है उनके साथ उनके जीवन में उनका क्या प्रभाव रहा, किस तरीके से उन दोनों का जो रिश्ता था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। और उन सब चीजों को उन्होंने बड़ी मार्मिकता के साथ बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उनको अपने इस जो संस्मरण है जिसमें कोई भी व्यक्ति उसके जो जीवन की घटनाएं होती है उसको याद किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही हैं? व्यक्तित्व का संजीव चित्रण। महादेवी वर्मा ने सुमित्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को अत्यंत सजीव व बहुआयामी दिखाया। मतलब महादेवी वर्मा है उसने क्या किया है, सुमित्रा कुमारी चौहान है उसके जीवन का जो व्यक्तित्व हुआ करता है उसको बहुत ही सजीव, मतलब इस जब आप उसको पढ़ते हो इस संस्मरण को तो लगता है कि आप भी जो महादेवी वर्मा के समक्ष सुमित्रा कुमारी चौहान जो उनका जो जीवन किस तरीके से रहा उनको जी रहे हो। सुमित्रा का जीवन निर्भीकता के साथ जिया, मतलब सुमित्रा कुमारी चौहान ने जो अपना साहित्य की रचना की, जो उन्होंने जीवन जिया उसमें कुछ निर्भीकता आपके सामने जो साहस है वो दिखाई पड़ता है। उनका जीवन सरलता व ओजस्व विकता व वात्सल्य व राष्ट्रीयता की भावना से भरा है। मतलब हम जब उनके साहित्य की बात करते हैं तो उनका साहित्य वात्सल्य मतलब प्रेम से, राष्ट्रीयता की भावना से और उनकी जो कलात्मकता है उसके उससे एकदम भरा हुआ, परिपूर्ण और एकदम वास्तविक नजर आता है। उनकी जो पाठक है सुमित्रा कुमारी जी चौहान, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व को परिचित हो जाता है। जब आप इस संस्मरण को पढ़ते हो तो आप ऐसे लगता है सुमित्रा कुमारी चौहान है उनके जीवन को आप जी रहे हो, उनके जो जीवन में किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनको वास्तविकता में आप जीते हो। उनके एक वास्तविक जो जीवन था उसको किस तरीके का व्यक्तित्व था, कितनी साहसी महिला थी, उसको आप वास्तविकता में जीते हो। उनकी तेज और मधुरता दोनों का समन्वय विशेष रूप से देखने को मिलता है। मतलब वो एकदम साहसी महिला थी और उनकी जो वाणी है उसमें जो कितनी मृदुता देखने को मिलती थी, मतलब मिठास देखने को मिलता था। दोनों चीजों को आपको विस्तार से पता चलता है। दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस है, दोनों के बीच में आपको विरोधाभास है, लेकिन आप पता चलता है कि कैसे वो साहसी भी थी, कैसे वो आपके सामने एक बहुत ही शानदार मर्दुल और आपके सामने एकदम मिठास से भरी उनकी वाणी भी थी। भावनात्मक गहराई और आत्मिकता। यह संस्मरण केवल तथ्यों का संग्रह ही नहीं है बल्कि महादेव वर्मा और सुमित्रा कुमारी चौहान के बीच में गहरे आत्मीय संबंधों की भावनात्मक जुड़ाव भी दिखाई देता है। मतलब अगर इस संस्मरण को हम पढ़ते हैं तो इस संस्मरण में आपको अलग अलग प्रकार के उनके जीवन के बारे में तथ्य नहीं दिए गए बल्कि महादेव वर्मा और सुमित्रा कुमारी चौहान के बीच में किस तरीके का जो रिश्ता देखने को मिलता था उसके बारे में भी आपको विस्तार से पता चलता है। उस भावनात्मक रिश्ते के बारे में पता चलता है। महादेवी जी ने सुमित्रा जी के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और उनसे जुड़े संस्मरण जो प्रसंग है उसके बारे में अत्यंत भावुकता और संवेदनशीलता के साथ बताया है। जो सुमित्रा कुमारी महादेवी वर्मा है उसने सुमित्रा कुमारी चौहान है उसके प्रति उनकी कितना प्रेम था। महादेवी वर्मा है वो उनकी से बहुत ही अगाध प्रेम करती थी, मतलब आपके सामने वो उनसे एक दोस्त की तरह रहती थी। उनसे जुड़े हुए संस्मरणीय प्रसंग, मतलब उनके साथ वो किस तरीके से वो उनके साथ मिली, किस तरीके से उनका जीवन रहा, कैसे वो कवियत्री थी, किस तरीके की साहित्य की रचना की, महादेव वर्मा उनके साथ किस प्रकार से जुड़ी, उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रसंग है उनको बहुत ही भावुकता और संवेदनशीलता के साथ बताती है। मतलब भावनाओं का बहुत ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है आपके सामने इस उनके साहित्यिक रचनाओं में।
सूक्ष्म पर्यवेक्षण। महादेव वर्मा की पर्यवेक्षण शक्ति बहुत अद्भुत है। मतलब वो छोटी सी छोटी चीजों को, डिटेल को आपके सामने बहुत विस्तार से बताने का उनके अंदर शक्ति दिखाई पड़ती है। वे सुमित्रा जी के स्वभाव, उनकी आदतें और उनके विचार और उनके आंतरिक अंतर्द्वंदों को बड़े सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है। मतलब वो सुमित्रा कुमारी चौहान की जीवन में किस प्रकार की उनकी आदतें थी, कैसे वो विचारशील महिला थी और कैसे उनके अंदर आत्मद्वंद देखने को मिलता था, उसके बारे में विस्तार से बताया। क्यों? कोई भी कवि होता है, उनके जीवन में विचारों का बहुत महत्व होता है। समझ में? वो किस प्रकार के जीवन जीते हैं, वही उनके जो परिदृश्य है वो उनके जो साहित्य के अंदर दिखाई पड़ता है। वो केवल बाहरी गुणों को ही नहीं बल्कि अंदर की जो उनके चरित्र को गहराई से उजागर करती है। मतलब इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि उनके जो बाहर के गुण है उसके बारे में पता नहीं चलता है, बल्कि उनके जो चरित्र चित्रण है उसके बारे में भी विस्तार से पता चलता है। चित्रोपम भाषा शैली। महादेव वर्मा की जो भाषा है वो अत्यंत चित्रात्मक और काव्यात्मक है। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें एकदम चित्रात्मक साहित्य देखने को मिलता है और काव्यात्मक, मतलब जब आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चित्र चलते रहते हैं, एकदम काव्य वो आपके सामने चलते रहते हैं। वे शब्दों के माध्यम से सुमित्रा जी को ऐसा बिंब रचती है। मतलब वो क्या करती हैं, शब्दों के माध्यम से सुमित्रा कुमारी चौहान है उनके जीवन के बारे में बताती है। वे पाठक के मन मस्तिष्क में बस जाता है। इससे क्या होता है, जो पाठक होता है, पढ़ने वाला व्यक्ति होता है, उसके जो तन मन है उसके अंदर जो चीजें हैं वो वास्तविकता में बस जाती है। उनके वाक्य विनाश, शब्द चयन व उपमाओं का प्रयोग संस्मरण को और भी प्रभावी बना देता। मतलब उनके द्वारा जो शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके जो उपमाएं जो अपने लिए और किसी के लिए जो जीवन में उपमाएं देती हैं, उसको वो सब चीजें क्या बना देती हैं, प्रभावी ढंग से बना देती है। समझ में आ गया? क्योंकि कोई भी साहित्य रचा जाता है उसमें शब्दों का बहुत महत्व होता है, उसमें उपमाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। संस्मरण के माध्यम से महादेव वर्मा ने तत्कालीन सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, नारी शक्ति की स्थिति व राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भों को भी अप्रत्याशित रूप से प्रस्तुत किया। मतलब वो उन्होंने अपने जीवन के जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या महत्व था, उनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या घटनाओं को, मतलब किस किस तरीके से उन्होंने भाग लिया, नारी की स्थिति, समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरीके से आपके सामने जो हमारा संस्कार है, हमारी जो संस्कृति वो किस तरीके से दिखाई देती है, उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सुमित्रा जी के जीवन संघर्ष में उनकी कविताओं में व्यक्त राष्ट्रीय भावनाओं के माध्यम से इस युग की झलक मिलती है। मतलब उन्होंने, सुमित्रा कुमारी चौहान के जीवन में क्या क्या संघर्ष रहा वो उन कविताओं के माध्यम से पता चलता है, और आपके सामने उनकी जो देश के प्रति क्या भावना थी वो उस युग की पूरी झलक है उसके माध्यम से पता चलती है। नारी सशक्तिकरण। सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन स्वयं की एक प्रेरणा है। मतलब अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो एक महिलाओं के लिए जो सुमित्रा कुमारी चौहान का जीवन है वो सब उनके लिए एक प्रेरणा का प्रतीक है। संस्मरण के माध्यम से महादेव वर्मा ने एक ऐसी नारी को चित्रित किया है जो अपनी रचनाओं और जीवन के माध्यम से स्वतंत्र विचारों को दृढ़ संकल्प के रूप में परिचय देती है। मतलब आपके सामने जो महादेव वर्मा ने सुमित्रा कुमारी चौहान के माध्यम से एक प्रकार के महिलाओं के जीवन की जो मुश्किलें हैं, उनकी भावनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। और इस चीज से हमें पता चलता है उनके रचनाएं और उनके जीवन में किस तरीके से उनके विचार थे, वो स्वतंत्र थे और वो कितना दृढ़ संकल्प थे अपने लक्ष्यों के प्रति, जो तत्कालीन समाज में नारी समाज को एक सशक्तिकरण का अप्रत्यक्ष संदेश देती है। मतलब इसके माध्यम से बताया गया है कि महिलाओं को सशक्त रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, सुमित्रा कुमारी चौहान की तरह। संक्षेप में, सुभद्रा संस्मरण महादेव वर्मा की अनूठी संस्मरण लेखन शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब जो ये सुभद्रा संस्मरण है ये महादेव वर्मा की जो अनूठी लेखन कला है उसके प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है, जहां वे एक विशिष्ट व्यक्तित्व, एक मार्मिक का संजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। जहां पर आपको क्या दिखाई पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति है उसका विशिष्ट व्यक्तित्व उसके बारे में पता चलता है, और उसका जो मार्मिक चित्रण है, मतलब उसके जीवन की भावनात्मक पक्षों को भी दिखाया गया है एकदम वास्तविकता के साथ, जिससे क्या होता है जो पाठक है उसके पढ़ने वाले के मन में एकदम अमिट छाप वो छप जाती है। तो ये आपके सामने महादेव वर्मा के द्वारा जो साहित्य है, जो सुमित्रा संस्मरण, उसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ।
तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, राघव राघव के अदम्य जीवन रिपोर्टाज के संदेश और यथार्थवादी स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। मतलब राघव राघव का जो अदम्य जीवन है उसके ऊपर रिपोर्टाज का क्या संदेश रहा और यथार्थवादी जो जीवन है उसके ऊपर अपन स्पष्ट रूप से लिखने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। और साथ के साथ अगर ये वाली पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मुफ्त में आपको सारी की सारी पीडीएफ पढ़ने को मिलेगी। तो आप फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा कंटेंट वहां पर मुफ्त में मिलता है। अन्य वीडियो देखना चाहते हो इसी टॉपिक से संबंधित कंप्लीट पढ़ा रखा है मैंने, तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। राघव राघव का अदम्य जीवन एक मार्मिक और यथार्थवादी रिपोर्टाज है। मतलब राघव राघव के द्वारा जो अदम्य जीवन जो लिखा गया है आपके सामने, जो जीवन के अदम्य जीवन है वो एक असलियत में रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मतलब कोई भी घटना होती है उसको अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखकर उसको अपने साहित्यिक रचना का रूप देना क्या कहलाता है, रिपोर्टाज के नाम से जाना जाता है। मतलब आपने देखा कि भाई आपके गांव में क्या है, पानी की कमी है, तो इस चीज के ऊपर आपने पूरी एक रिपोर्ट लिख दी कि कैसे गांव से महिलाएं दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, पुरुष को भी इस काम में उनकी मदद करनी पड़ती है। गांव में पिछले 5 साल से पानी की कमी चल रही है। पिछले 3 साल से पुरानी सरकारी जो आपके सामने एक नल था उसके माध्यम से हम काम चला रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती। तो ये आपके सामने संपूर्ण जो आपके सामने साहित्य है उसको अपने अपने माध्यम से आप दिखाते हो, उसी को रिपोर्टाज के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल में अकाल 1943 की भयावहता और मानवीय संघर्ष के अत्यंत संवेदनशील को प्रस्तुत करता है। इस जो अदम्य साहस है, जो आपके सामने जो अदम्य जीवन है, उसमें जो राघव राघव है उन्होंने किस चीज के बारे में बताया है। 1943 में बंगाल के अंदर एक क्या आता है, अकाल आता है। उस अकाल के कारण किस प्रकार के जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है उसके बारे में उन्होंने एकदम संवेदनशील तरीके से चीजों को बताने का प्रयास किया है। यह केवल एक त्रासदी नहीं थी बल्कि एक मानवीय जिजीविषा की संघर्ष की गाथा थी। मतलब इस कहानी को अगर आप विस्तार से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये एक सिर्फ त्रासदी ही नहीं थी, एक प्रकार की वो घटना नहीं थी जहां पर इंसान को पीड़ित नहीं हो जाए, बल्कि इंसान एक एक पैसे के लिए, एक एक जो आपके सामने कटोरी खाने के लिए भी तरस गया था। इस तरीके का संघर्ष दिखाया गया। जीवन में आपके सामने जो बाढ़ हो गई और भूकंप हो गया, इन सब चीजों से ज्यादा जो अकाल है वो सबसे मुश्किल समय होता है कोई भी व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें इंसान के जीवन की सबसे मुख्य चीज होती है भोजन और पानी। उन दोनों पर चोट पहुंचती है और दोनों इसको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आज के समय तो खैर खाद्य सुरक्षा योजनाएं बन चुकी हैं जिससे इतना आसान नहीं है इन सब चीजों को लेकर, और अन्य देश भी मदद कर देते हैं। लेकिन पुराने समय में ना खाद्य सुरक्षा योजनाएं इतनी मजबूत थी, ना ही अन्य देशों की इतनी मदद मिल पाती थी। तो ये चुनौती बहुत बड़ी हो जाती थी उस समय। जो रिपोर्टाज लिखा गया आपके सामने राघव राघव के द्वारा, उसमें उनके द्वारा क्या संदेश दिया गया है। अदम्य जीवन का केंद्रीय संदेश है मानव जिजीविषा, विल टू लिव। मतलब उन्होंने इंसान के जिंदा रहने के लिए जो उसके अंदर इच्छा होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मनुष्य को अपने जीवन में खुद की इच्छाओं को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति है, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसको जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके क्या करना पड़ता है, काफी बार अपने जीवन को जीना पड़ता है, उस बारे में उन्होंने बताया है। अकाल जैसी विकट आपदा जहां मृत्यु को चारों ओर मंडरा रही है, वह लेखक ने सामान्य लोगों के असाधारण साहस व अदम्य इच्छा शक्ति को बताया। मतलब जहां पर अकाल जैसी जो मुश्किल समस्या है उसके वजह से पूरे आसपास जो मृत्यु है वो आसपास मंडरा रही थी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, भोजन नहीं था, बीमार व्यक्ति थे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो इस त्रासदी से सबसे ज्यादा पीड़ित थे। हर तरफ आपके सामने जो मृत्यु वो सामने थी, लेकिन लोगों ने जो अपना साहस दिखाया और जो उनके अंदर इच्छा शक्ति थी कि हम जीकर दिखाएंगे, उस इच्छा शक्ति को इस जो रिपोर्ट आज के माध्यम से दिखाया गया है। हर हाल से जीवन में चिपके रहना, हर हाल से जीवन में चिपके रहना मतलब चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, हमें वो जीवन जीने की वो इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। वो इच्छा शक्ति उनके अंदर थी। यह रिपोर्ट आज ये संदेश देती है कि मानवीय करुणा और सहयोग से ऐसी त्रासदियां बहुत आसानी से उभरा जा सकता है। मतलब इस संदेश में ये बताया गया है कि इंसानी शक्तियां क्या होती है, एक मनुष्य के पास अंदर वो कौन सी संघर्ष, वो कौन सी इच्छाएं होती है, वो कौन सी इच्छा शक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में जिंदा रहता है, जिससे वो इतनी बड़ी जो अपनी जो त्रासदियां होती है उससे भी मनुष्य ऊपर उठ जाता है।
ये एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न चिन्ह लगता है। मतलब यहाँ पर अगर विस्तार से समझने का प्रयास करें तो सामाजिक वो जो आर्थिक व्यवस्था है इस पर एक अप्रत्याशित प्रश्न चिन्ह लगता है, जो अकाल के समय जन्म देता है कि उससे ठीक से निपट नहीं पाती। मतलब ये चीजें बताती है किस तरीके से जो सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था चलती है हमारे समाज में, जहाँ पर लोग अमीर गरीब समाज के अलग अलग वर्ग हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उन सब चीजों को भी ये तोड़ देता है और इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक मानव दूसरे मानव की क्या करता है, मदद करता है। अगले वाला पॉइंट है यथार्थवादी स्वरूप। अदम्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उसके यथार्थवादी स्वरूप में। मतलब जो आपके सामने जो अदम्य जीवन जो साहित्य लिखा गया उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसको क्या किया गया, आपके सामने गहनता के साथ दिखाया गया है, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। राघव राघव ने स्वयं अकाल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब राघव राघव ने जो रिपोर्टाज लिखा या आपके सामने सुनी सुनाई बातों के माध्यम से नहीं, वो वहां पर खुद गए, उन सब जीवन को महसूस किया, फिर इन्होंने उस साहित्य की रचना करी। राघव राघव ने स्वयं अकाल के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, वो वहां पर खुद गए, उस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अपने आंखों देखी घटनाएं, भूखों से तड़पते हुए लोग, समूह और मानवीय दुर्दशा का वर्णन किया है। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देखकर चीजों का वर्णन किया है। क्या क्या उन्होंने आंखों से जो वहां पर देखा, किस तरीके से संघर्ष दिखाई दे रहा है, एक एक रोटी के लिए, जहां पर एक एक व्यक्ति के लिए जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, भूख के तड़पते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, समूह की मानवीय दुर्दशा है। इस प्रकार की हालत है कि इंसान को अपने रोटी की जुगत में जो उनके घर में प्रियजनों की मृत्यु हो चुकी है, उन सबों को भी वो ठिकाने नहीं लगा पा रहे। दूसरी बात, इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई कि कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ गई, या फिर जहां पर जो शमशान घाट आते हैं वहां पर भी जगह की कमी देखने को मिलती है, वहां पर लोगों को ऐसे ही खड्डों में काट दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष अनुभव रिपोर्ट ताज को अत्यंत विश्वसनीयतापूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य की और इस रिपोर्ट ताज की रचना की गई है, उस जो उन्होंने वास्तविक रूप से उस जीवन को जिया है, वहां पर जाकर उसको एकदम ऐसा कैसा उकेरा है, तो इससे ये जो रिपोर्ट ताज है इसकी विश्वसनीयता दिखाई पड़ती है, ये और प्रभावशाली दिखाई पड़ता है जमीन पर। और जब इसको पढ़ने वाला पाठक है उसको लगता है कि हाँ सच में घटना घटी होगी। सजीव और मार्मिक चित्रण। लेखक ने भूख, बीमारी और मृत्यु से जूझते हुए लोगों के शारीरिक व मानसिक कष्टों को अत्यंत जो सजीवता के साथ और मार्मिक चित्रण किया। मतलब जो लेखक आपके सामने, उन्होंने किस तरीके से जो मनुष्य है वो उस समय मृत्यु से जूझ रहा था, किस तरीके से लोग मानसिक और जो शारीरिक कष्टों से गुजर रहे थे, उनको एकदम मार्मिक चित्रण करने का कार्य किया है। इन सब शब्दों के माध्यम से उनके द्वारा पाठक के समक्ष अकाल की भावुकता के ऐसे चित्र खींचते हैं कि पाठक है अनुभव कर पाता है। मतलब उनके द्वारा इस प्रकार से जीवन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है कि जो पाठक है वो इन सब चीजों को अनुभव करता है अपने जीवन के अंदर। बच्चों की दयनीय स्थितियां देखने को मिलती है, माताओं की व्यवस्था और पुरुषों के संघर्ष देखने को मिलता है। मतलब जो आपके सामने जो संपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो बच्चे होते हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है। मतलब सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। भाई बच्चों को तो, बड़े हैं वो तो भूख से थोड़ा अपना कम खाकर भी काम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो खाना चाहिए। भाई अपने घर में देख सकते हो, कोई छोटा बच्चा हो जाता है, जिद कर लेता, भाई मुझे तो चाहिए, देना पड़ता उसको खाना। तो यही है, बच्चों की सबसे मुश्किल हालत है। माताएं हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो व्यवस्था की हालत में है कि कैसे भी करके उनको भोजन मिले। और पुरुषों का जो संघर्ष है वो उस अकाल के अंदर यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है उसका। विस्तृत और तथ्यात्मक विवरण। रिपोर्ट ताज में अकाल के विभिन्न पहलू, भूख से होने वाली मौतें, सरकारी उदासीनता व कालाबाजारी लोगों के पलायन को दिखाती है। मतलब रिपोर्ट ताज में क्या दिखाया गया, सिर्फ अकाल की व्यवस्था को नहीं दिखाया गया, किस तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दिखाया गया है, किस तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण से चीजें हैं वो सही नहीं है। जहां पर सरकार की उदासीनता, सरकार है जिसको जो प्रयास करना चाहिए अपनी जो आर्थिक और जो जो अन्न है उसकी जो सहायता देनी चाहिए वो उसको उतना सहायता नहीं कर पा रही है। काला बाजारी देखने को मिलती है। व्यापारी होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं जिनको ऐसे समय पे बहुत तगड़ा मौका मिलता है, जो अपने अनाज होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और जनता तक आने नहीं देते ताकि उसको ज्यादा मुनाफे पर बेच पाए।
और इसके कारण क्या देखने को मिलता है, लोग बंगाल से अन्य जगह पलायन करते हुए नजर आते हैं ताकि जीवित रहने के लिए उनका संघर्ष वो दिखाई पड़े। इस सब घटनाओं में आपके सामने तथ्यात्मक विवरण दिया गया, हर एक घटना को तथ्यों के साथ विवरण दिया गया, तथ्यों के साथ बताया गया कि ये घटना यहाँ पर घटती है, ये घटना यहाँ पर घटती है, इस तरीके से मानव पीड़ित है, इस तरीके से मानव पीड़ित है। हर घटना एक पूरी आपके दिमाग में चित्र उत्पन्न कर देती है कि ये घटना इस तरीके से हुई होगी। ये केवल भावनात्मक नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन भी प्रस्तुत करता है। मतलब ये चीज क्या बताती है, कोई भी मनुष्य है वो भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन भी करने का मिलता है। मतलब इस तथ्यों में जो आपके सामने रिपोर्ट तैयार है उसमें जो राघव है वो आपके सामने भावनाओं के साथ नहीं खेलने का प्रयास करते हैं बल्कि तथ्यों को भी उस उतनी भावनाओं के साथ सम्मिश्रण करके परोसते हैं कि पढ़ने वाला पाठक जब उसको पढ़ता है तब उसको लगता है कि वास्तविकता में सही चीज परोसी गई है, मुझे सही चीज बताई गई है एकदम। आम आदमी की पीड़ा पर केंद्रित, लेखक ने शासकों या बड़े नेताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अकाल की सबसे बड़ी मार पड़ी आम आदमी पर। क्यों भाई, शासक व नेता हैं वो तो अपना जीवन यापन कैसे ना कैसे कर ही लेते हैं भाई, उनके पास तो क्या रहता है, संसाधन रहते हैं, वो तो अपने संसाधनों के माध्यम से जी लेते हैं। पीड़ित असली जनता कौन होती है, जो आम जनता होती है, वो इसी संघर्ष से सबसे ज्यादा पीड़ित होती है और उसी व्यक्ति की जो आम आदमी की बात है उसको इन्होंने अपने रिपोर्टाज में उठाया है। किसान और मजदूर को पीड़ा को केंद्र में रखा और क्या क्या है, जो किसान व मजदूर हैं उनका जीवन सबसे ज्यादा संघर्षमयी है, उन्हीं को केंद्र में रखने का कार्य किया कि इन्हीं लोगों का संघर्ष दिखाया जाए। यही उनके संघर्ष, निराशा और फिर से जीवन के प्रति आसक्ति को दिखाया। मतलब जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे ज्यादा संघर्षशील है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसके संघर्ष को इन्होंने जीवित किया है और दिखाया है कि कैसे उन लोगों को अपने जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। भाषा की सहजता और प्रभाव उत्पादकता, राघव की सरल भाषा, सीधी और प्रभाव उत्पादन करने वाली भाषा का प्रयोग किया। मतलब राघव ने क्या किया है, एकदम सरल भाषा का उपयोग किया है तथा जो जनता है उसकी जो दिल में बात छू जाए इस प्रकार की भाषा को प्रयोग किया है। आडंबर विहीन भाषा शैली यथार्थ चित्रण और अधिक सशक्त बनाती है। मतलब उनके द्वारा जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वो एकदम सरल है, सीधी है, सभी व्यक्तियों तक आसानी, सभी व्यक्ति उसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। संक्षेप में बात करें आपके सामने राघव की इस यथार्थवादी दृष्टि का प्रमाण है। मतलब अगर अपन सही से पढ़ने का प्रयास करें तो राघव के द्वारा जो ये चित्रण किया गया है एकदम वास्तविक दिखाई पड़ता है, एकदम जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो सामाजिक और त्रासदियों को कलात्मक व मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया। मतलब जो हमारे समाज में जो मानव त्रासदी आती है उनको एकदम सही से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और भावनाओं के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो राघव के द्वारा जो अदम्य जीवन है, जो बंगाल के अंदर आपके सामने जो देखने को मिला था अकाल, उसके ऊपर लिखा गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।